नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं लेडी बॉस की मासूम मोहब्बत का दूसरा एपिसोड। दमदार सीईओ युवाना, जो अपनी शर्तों पर जीती है। मासूम और सच्चा अंश, जो व्हीलचेयर पर होने के बावजूद जिंदगी से प्यार करता है। यह कहानी है प्यार, संघर्ष और एहसास की गहराइयों की। क्या युवाना और अंश के बीच पनप रही ये अनोखी मोहब्बत कोई नया मोड़ लेगी? जानने के लिए देखिए आज का एपिसोड। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। चलिए नए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। CH 11 नॉटी युवाना। यामिनी के कमरे में यामिनी बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। वही अर्धव अपनी हाथ को पकड़े बेड पर बैठा था। उसने कहा, मॉम तो अब क्या करने वाली हैं आप? यामिनी ने जब अर्धव की बात सुनी तो उसने अर्धव को देखा और कुछ पल बाद कहा, सुना है वो कल फिर से पूरे रीति रिवाज से शादी करने वाले हैं। बस अब सिर्फ कल तक का इंतजार करना है। कहते वक्त यामिनी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। आप करना क्या चाहती हैं? अर्धव ने पूछा, जिसे सुनकर यामिनी ने कहा, आधी प्रॉपर्टी ही उस युवाना के नाम पर चली गई है, पर आधी प्रॉपर्टी अभी उस अपाहिज के पास है और उसके साथ ये घर भी। अर्धव की तरफ देख जहरीली मुस्कान के साथ, उसने मुझे मुंह के लग गिरने के लिए ये सब किया है, तो अब मैं उसे मुंह के बल गिराऊंगी और ऐसा गिराऊंगी कि अभी उठकर खड़ी नहीं हो पाएगी। कहते कहते यामिनी दांत पीस लिए उसने आगे कहा, पर उससे पहले मुझे तुम्हारे बाप से बात करनी पड़ेगी। पता नहीं क्या सोचकर 4 दिन की आई लड़की के नाम आधी प्रॉपर्टी कर दी है। कहकर यामिनी अपना पर्स लेकर बाहर चली गई। कुछ देर बाद राजपूत इंडस्ट्री के सामने एक कार आकर रुकी। उस कार की ड्राइवर सीट से यामिनी बाहर निकली और सीधे कंपनी के अंदर चली गई। वहां का हर एक एम्प्लॉयज उसे सिर झुकाकर ग्रिट कर रहा था। यामिनी लिफ्ट से सीधे सीईओ के केबिन में घुसी और उसने चिल्लाते हुए कहा, देवांश देवांश। उसने अपना पर्स टेबल पर पटका और चेयर पर सामने बैठे देवांश राजपूत को पूरा, आप यहाँ क्या कर रही है? देवांश जी ने यामिनी से सवाल किया। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है देवांश, बल्कि इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या आपने हमारी आधी प्रॉपर्टी उस घर की आई लड़की के नाम की है? यामिनी ने गुस्से से कहा। यामिनी, आपको इस मामले में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, देवांश जी ने सख्ती से कहा। यामिनी ने गुस्से से ही जवाब दिया, आपकी बीवी हूँ। आपके खानदान के हर एक मामले में दखल अंदाजी करना मेरा हक है। तो मुझे जवाब दीजिए, क्या प्रॉपर्टी आधी उस युवाना के नाम की है? हाँ की है तो, देवांश जी ने गुस्से से खड़े होकर कहा। देवांश आप पागल हो चुके हैं। हमारी प्रॉपर्टी आधी उस युवाना सूर्यवंशी के नाम की और आधी उस अंश के नाम। और मेरे बच्चों के लिए क्या? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन बन कैसे गए, यामिनी ने देवांश जी पर चिल्लाते हुए कहा। भूलिए मत यामिनी, ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बाप दादा के खून पसीने की कमाई है, जिसे मैं बाहे जैसा भी इस्तेमाल करूं, ये आपको मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। और रही बात बिजनेसमैन की, तो एक बिजनेसमैन होने से पहले मैं एक बाप हूँ, जिसे अपने बच्चों की बहुत चिंता है, समझी आप? देवांश जी ने यामिनी पर उंगली पॉइंट करते हुए कहा। आपको चिंता सिर्फ अपनी प्यार की निशानी उस अंश की है, ना कि मेरे बच्चों की। अगर मेरे बच्चों की चिंता होती तो उन्हें उसका हक किसी अपाहिज को नहीं देते, यामिनी ने कहा। देवांश जी ने गुस्से से कहा, जबान संभाल कर बात करो यामिनी। मेरे लिए तीनों एक समान है और उनके आगे ये प्रॉपर्टी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो खुद अपनी आंखों से दिखिए कि मैंने ये सब क्यों किया। कहकर देवांश जी ने ड्रॉर से कुछ तस्वीरें निकाली और यामिनी के आगे फेंक दी। यामिनी ने उस तस्वीरों को एक एक कर देखा तो हैरान रह गई। वो तस्वीरें रूही राजपूत की थी, जिसमें उसे चेयर से बांध रखा था, और कुछ अर्धव के काले करतूतों की। मैं मेरी बच्ची की। किसने किया ये सच? यामिनी ने हैरानी से कहा। देवांश जी ने गुस्से से कहा, युवाना सूर्यवंशी ने रूही को किडनैप कर मुझे धमकी दी कि अगर अंश की शादी उससे नहीं की तो वो रूही को खत्म कर देगी, और तुम्हारे लाडले की ये एक तस्वीर यामिनी को दिखाते हुए करतूत पुलिस तक पहुंचा देगी।
उस तस्वीर में अर्थव ड्रग्स ले रहा था। अपनी 2 औलाद को बचाने के खातिर अपनी एक औलाद को उस चालाक लड़की को सौंपना पड़ा मुझे, और साथ ही अपनी प्रॉपर्टी भी उसे देनी पड़ी, देवांश जी ने कहा। ये लड़की हद से ज्यादा चालाक निकली, यामिनी ने सोचा। अगले दिन राजपूत महल में अंश के कमरे में जब अंश की आंखें खुली तो उसने खुद को युवाना की बाहों में पाया, जो उसे कसकर हग कर सो रही थी। अंश ने महसूस किया कि उसका चेहरा युवाना के सीने पर है, तो अंश शर्मा गया। अंश कसमसाने लगा। तभी युवाना ने अलसाई आवाज में कहा, युवाना, सूर्यवंशी की बाहों में से आजाद होना मुश्किल है। तुम्हारे लिए अंश डार्लिंग। युवाना ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा अंश उसके सीने को देख शर्मा रहा था। युवाना ने कुछ सोच नॉटी स्माइल करते हुए अंश के हाथ को पकड़ और अपनी उभारों पर रखते हुए कहा, हमारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे है ना? कहकर उसने अपने होठों को कांटा। वही अंश बाबू के कान गर्म हो गए। अंश अपना हाथ हिला नहीं सकता था। इस बात का फायदा युवाना खूब उठा रही थी। वैसे आज हमारी पूरी शादी होने वाली है, तो रात को सुहागरात भी पूरी करेंगे, युवाना अंश के कान में फुसफुसाते हुए कहा। अंश बात सुन झट से आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे राजपूत महल के गार्डन के शादी की तैयारी पूरी होने लगी। गेस्ट भी आ गए थे। सिर्फ शादी होने वाली थी और शादी की ही रस्में युवाना अंश को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वही अंश के कमरे में कुछ लोग अंश को तैयार कर रहे थे शादी के लिए। तभी वहां अर्धव आया और उसने कहा, मेरे बड़े भाई को मैं अपने हाथों से तैयार करूंगा, तो आप लोग जाइए यहाँ से। लोग वहां से बले गए। उनके जाते ही अर्धव अंश की तरफ बढ़ने लगा। तुझे क्या लगा कि तेरे दोनों हाथ में मिठाई है तो तू अकेले ही खाएगा? नहीं बड़े भैया, आधी प्रॉपर्टी तो अब आपने ले ली, तो अब आपकी खूबसूरत सी हॉट सी बीवी को तो मिलूंगा। अर्धव ने शैतानी मुस्कुराहट करते हुए कहा और अंश की तरफ बढ़ने लगा। अंश सहम गया। CH-12 सुहागरात और शादी में ट्विस्ट। शाम का वक्त राजपूत महल के गार्डन में सभी खड़े दुल्हा दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। वहां सभी मौजूद थे, सिर्फ रूही राजपूत को छोड़, जो अभी युवना के कब्जे में थी। सभी की नजर फूलों की पंखुड़ियां बिछाए रास्ते पर थी, जहां से दुल्हा दुल्हन एंट्री करने वाले थे। तभी सभी की नजरें दुल्हा दुल्हन पर गई, जहां युवाना दुल्हन के जोड़े में चेहरे पर लंबा घूंघट लिए व्हील चेयर को धक्का देते हुए आ रही थी, जिस पर सहरा पहने अंश बैठा था। ऐसा सभी को लग रहा था, क्योंकि सहरे के पीछे कोई और ही था, जिसका पता यामिनी को भी था। वो होठों पर खतरनाक स्माइल लिए खड़ी थी। दुल्हा दुल्हन मंडप में आए और पंडित जी ने दोनों को वरमाला देते हुए कहा, एक दूसरे को वरमाला पहनाए। जिसे सुन चेहरे पर घूंघट लिए खड़ी युवाना ने व्हील चेयर पर बैठे अर्धव को माला पहनाई। अब तुम्हें पता चलेगा यामिनी से उलझने का अंजाम क्या होता है, यामिनी ने लंबा घूंघट लिए खड़ी युवाना को देखते हुए कहा। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किए। व्हील चेयर को धक्का देते हुए घूंघट लिए खड़ी युवाना ने अर्धव के साथ 7 फेरे लिए दुल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरेगा कहकर पंडित जी ने सिंदूर का बाल आगे किया, जिसे लेख यामिनी जल्दी से आगे आई और उसने अर्धव के हाथ में 2 चुटकी सिंदूर भर और इविल स्माइल करते हुए धीरे से घूंघट लिए खड़ी युवाना से कहा, बहुरानी शादी मुबारक हो। कहकर उसने हल्का घूंघट उठाकर अर्धव के हाथ को पकड़ युवाना को देखा तो हैरान रह गई। सहरे के पीछे व्हील चेयर पर बैठा अर्धव भी यामिनी और अर्धव के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अर्धव गुस्से से चेयर पर से खड़ा होने ही वाला था कि तभी यामिनी ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बैठे रहो, क्योंकि अगर तुम खड़े हुए तो तुम्हारा बाप हम दोनों का यही गला दबा देगा। उसने अर्धव को समझाया, पर मॉम अर्धव अपनी बात पूरी करता तभी यामिनी ने गुस्से से कहा, जितना कहा है उतना ही करो। उनने सामने खड़ी अनजान लड़की की मांग में अर्धव के नाम का सिंदूर भर दिया और उसके नाम का मंगलसूत्र भी पहना दिया। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, पंडित जी ने कहा। ये बात सुनकर अर्धव की मुट्ठी कस गई। उसने सोचा था कि अंश की जगह लेकर वो युवाना से शादी करेगा, लेकिन जहां उसने और उसकी मां ने दुल्हे की अदला बदली की, वही युवाना सूर्यवंशी खुद ही बदल गई और अपनी जगह कोई और लड़की दुल्हन बना दी। शादी हो चुकी थी,
लेकिन अर्धव और अनजान लड़की की यामिनी गुस्से से खड़ी थी। दुल्हन व्हीलचेयर को धक्का देते हुए सभी का आशीर्वाद ले रही थी। यामिनी और अर्धव का पोपट बन गया था। अर्धव तो अंश की एक्टिंग करते करते थक गया था। तभी महल के गार्डन में 2-3 गाड़ियां आकर रुकी। सभी की नजर उन गाड़ियों पर गई, जिनमें से कुछ गार्ड निकले और एक गार्ड ने कार का दरवाजा खोला। उस गाड़ी में से एक बला की खूबसूरत लड़की दुल्हन का जोड़ा पहन बाहर निकली। उसे देख सभी हैरान रह गए। तभी एक गार्ड व्हील चेयर लेकर आया और दूसरे 2 गार्ड ने शेरवानी पहने अंश को गाड़ी से बाहर निकाल चेयर पर बैठा दिया। युवाना ने देखा सभी लोग उन्हें हैरानी से देख रहे हैं। युवाना के होठों पर डेविल स्माइल उभर आई। वो व्हील चेयर को पकड़ आगे बढ़ी और उसने दादाजी के पैर छूकर वो हाथ अंश के सिर पर रखा। क्योंकि अंश हिल डुल नहीं सकता था तो वो आशीर्वाद भी नहीं ले सकता था। ये क्या तमाशा बना कर रहा है? देवांश राजपूत युवाना को देख चिल्ला उठे। उनका गुस्सा देख अंश घबरा गया, जिसे देख युवाना ने गुस्से से कहा, चिल्लाए मत, अंश घचरा रहा है। उसने अंश का हाथ पकड़ लिया। युवाना और अंश ने मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। यही यामिनी के पसीने छूट रहे थे। उसने जल्दी से एक नौकर से कहकर मेहमानों को अलविदा कहा, क्योंकि देवांश जी ने अगर उसे सबके सामने गुस्सा किया तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। यही यामिनी ने सोचा। युवाना, ये क्या खेल खेल रही हो तुम? हाँ, देवांश युवाना पर चिल्ला उठा, जिसे देख युवाना की एक आईब्रो ऊपर हो गई। तो आप अब मुझसे सवाल करेंगे मिस्टर राजपूत? लाइक सीरियसली कहते वक्त युवाना ने इविल स्माइल की, जिसे देख देवांश राजपूत गुस्से से चले गए, क्योंकि उनकी बेटी अभी युवाना के चंगुद में जो थी और अब उनका बोलने का कोई फायदा भी नहीं था, क्योंकि युवाना सूर्यवंशी ही अब राजपूत खानदान की असली माकिन जो थी। मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी पोती बिना वजह के कोई भी कांड नहीं करती। दादाजी ने युवाना के सौर पर हाथ रखा और गाड़ी में बैठ चले गए। यहाँ सिर्फ यामिनी और अर्थव, अनजान दुल्हन और अंश मौजूद थे। अर्थव चेयर पर से खड़ा हुआ। यामिनी गुस्से से युवाना के सामने आई और जैसे ही युवाना को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा, तभी युवाना ने फुर्ती से उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। मनहूस लड़की, हाथ छोड़ मेरा। यामिनी ने दर्द से कराहते हुए अपना हाथ छोड़ना बहा, जिसे कसकर पकड़ लिया था युवाना ने। युवाना ने यामिनी का हाथ झटक दिया। तो सौतेली सासू माँ, मेरा सरप्राइज कैसा लगा आपको और आपके बेटे को? युवाना ने उस अनजान लड़की देखने हुए कहा। सावली सी वो लड़की तो सिर्फ अपने हाथों में पहने महंगे कंगन को लालची की तरह देख रही थी। सामने क्या चल रहा है उस लड़की को उससे कोई लेना देना नहीं था। ओ, आप दोनों के चेहरे देख लग रहा है आपको मेरा सरप्राइज अच्छा नहीं लगा। वैसे मैं आपको आपकी बहू के बारे में थोड़ी जानकारी देती हूँ। उस लड़की की तरफ इशारा कर। तो ये है किरण, घेरे से एक कॉल गर्ल, जो आज से अपनी बहू हुई। युवाना के चेहरे पर अर्धव और यामिनी का मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी। ये जो शतरंज का खेल जो तुम मेरे साथ खेल रही हो, उस खेल की मैं बहुत पुरानी खिलाड़ी हूँ, तो मत उलझी, मुझसे हार जाओगी। यामिनी ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। यामिनी की बात सुनकर युवाना के चेहरे पर से मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम सख्त हो गए। यामिनी राजपूत, जिस खेल की तुम बात कर रही हो, अब उस खेल में एक नया प्यादा उतर चुका है। वो प्यादा मैं हूँ। शतरंज के खेल की रानी हूँ मैं। अब जाकर तुम्हारा पाला रानी से पड़ा है, इसलिए तो आज जीत मेरी हुई है। और रही बात हारने की, तो हारना मैंने अभी सीखा ही नहीं। अब तो तुम ही बचकर रहना, क्योंकि मैं सेहत के लिए बहुत हानिकारक हूँ, कहकर युवाना अंश को लेकर चली गई। यामिनी जाते हुए युवाना को देखती रह गई। तभी उसकी नज़र किरण पर गई, जो अब अपने गले में पहने गहनों को देख रही थी, जिसे देख यामिनी ने गुस्से से कहा, ये लड़की दफा हो जा यहाँ से, पता नहीं कौन सी गंदगी में से उठा कर लाई है। उसने दिन भरी नजरों से किरण को देखा, जिसे सुन किरण ने मुंह बनाते हुए कहा, ओ हौलो खुसट बुढ़िया, तू दफा हो जा समझी। अब तो मैं वहीं नहीं जाने वाली, मैं तो यहाँ अब इस महल में जिंदगी ऐश करूँगी अपने हठसम पति के साथ। किरण अर्धव को देखते हुए शर्मा गई।
तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी मॉम से इस तरफ बात करने की हान, और हो मैं कोई तुम्हारा पतिवती नहीं हूँ समझी, और ना ही तुम्हें अपनी बीवी मानता हूँ, कहकर अर्धव अपनी कार लेकर गुस्से से चला गया। किरण ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो मत मानो बीवी मुझे क्या है, मुझे तो अब रानी की तरह रहना है, कह वो भी मटकते हुए महल के अंदर चली गई। वही दूसरी तरफ अंश जब युवाना के साथ कमरे में पहुंचा तो कमरे को देख हैरान रह गया, क्योंकि कमरा पूरी तरह से सुहागरात के लिए तैयार था। अंश बेड की तरफ देख रहा था, जिसे सुन युवाना ने अंश के कान में फुसफुसाते हुए कहा, इस बेड पर आज तूफान जाने वाला है। उसने अंश के कान को लीक किया। अंश सिमट गया। युवाना अपने मासूम शर्मिले पति की हरकत देख मुस्कुरा उठी, अंश के सामने बैठ गई और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर चूमते हुए कहा, ये साथ अब मैं सिर्फ मरने के बाद ही छोड़ूंगी, तुम्हें इतना प्यार दूंगी अंश की तुम भी थक जाओगे मेरे प्यार से, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी खत्म नहीं होगा, अब बस तुम ठीक जो जाओ। उसने अंश के गाल को सहलाया। युवी अंश के हकलाते हुए कहा। युवाना अंश की बात सुन मुस्कुरा उठी। अंश की बच्चों की तरफ हंसने लगा। अंश की मुस्कान एकदम बच्चों जैसी भी, ना कोई खोट ना कोई मकसद, एक पॉर स्माइल। युवी अंश ने हंसते हुए कहा। युवाना ने अंश को कुछ पल देखा और कुछ सोचकर कहा, हमें तो सुहागरात मनानी है अंश डार्लिंग। युवाना ने मासूम चेहरा बना लिया। अंश ने अपनी नजरें इधर उधर कर ली, जैसे कहना चाहता हो कि मैं कैसे सुहागरात मना सकता हूँ। जिसे भापते हुए युवाना ने कुछ सोचकर कहा, हम एक काम करते, आज हम दोनों साथ में मेरी फेवरेट मूवी देखते हैं, सुहागरात तो होती रहेगी। युवाना ने कहा और अंश को बेड पर लेटा दिया और अपना लैपटॉप लेकर उसमें एक मूवी चला दी। अंश युवाना के सीन पर सी रख मूवी देख रहा था। वही युवाना अंश के बालों को सहलाते हुए इविल स्माइल कर रही थी, क्योंकि उसने 365 डे मूवी लगाई हुई थी, जो पूरी सेक्स से ही भरी हुई थी। बेचारा अंश शांति से मूवी देख रहा था। तभी मूवी में अंश ने देखा कि हीरोइन हीरो की पेंट खोलकर हरकत पर उतार आई। हीरो ने आहें भरते हुए उसके बालों कसकर पकड़ लिया। ये सीन देख अंश ने अपना थूक निगल लिया, उसके पसीने छूटने लगे। युवाना अंश की हालत देख रही थी, उसने जानबूझकर ये मूवी लगाई हुई थी। अंश ने महसूस किया कि युवाना के हाथ उसकी कमर पर फिसल रहे थे। अंश ने अचानक अपने लोअर पार्ट में हलबल होती महसूस कि भले वो अपाहिज था पर अंश को कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं। क्या मैं ये करूं? युवाना ने अंश की पेंट के हुक को खोलते हुए मूवी के सीन की तरफ इशारा कर मदहोशी भरी आवाज में कहा। वही अंश की सांसें गहरी हो रही थी, उसकी आंखें बंद हो गई थी। युवाना ने अंश के होठों पर अपने होठ रख दिए, उसे किस करने लगी। वो धीरे धीरे अंश के शर्ट के बटन खोल रही थी और साथ में अपने लहंगे के ब्लाउज को भी। युवाना वाइल्ड होने लगी थी। सच कहो तो युवाना सेक्स की भूखी थी, पर उसने अभी तक सेक्स नहीं किया था, क्योंकि अपना फर्स्ट टाइम अपने मनपसंद लड़के को देना चाहती थी, और वो शायद अंश था। धीरे धीरे अंश हर एक कपड़ों से आजाद था और युवाना अपने ब्लाउज से उसने एक गहरे गिले लंबे चुंबन के बाद अंश के होठों को छोड़ा। अंश गहरी सांसें लेने लगा। बेचारे का चेहरा लाल हो गया था। युवाना ने अंश के होठों को एक बार और खिंचते हुए छोड़ा और मदहोशी से भरी आवाज में कहा, इन्हें टच करो अंश डार्लिंग। उसने अंश का हाथ लेकर अपनी खुली उभारों पर रखा, अपनी आंखें बंद कर अंश के हाथ को महसूस कर रही थी। अंश का लोअर पार्ट हार्ड हो चुका था, उससे कंट्रोल नहीं हो रहा था, पर वो कंट्रोल कर रहा था। शायद कैसे करना है ये उसे नहीं आता था, क्योंकि बॉडी पूरी प्रलेस थी। युवाना ने आहें भरते हुए अंश के लोअर पार्ट को टच करते हुए धीरे से कहा, कंट्रोल नहीं हो रहा है अंश मुझसे, कहकर उसने खुद के लहंगे को अपने जिस्म से अलग कर दिया। युवाना एक हॉट पेंटी में थी। युवाना ने अंश की हार्डनेस को महसूस करते हुए कहा, क्या मैं आगे बढ़ूं? उसने अंश की आंखों में देखा। वो इस मामले में अंश से इजाजत चाहती थी, क्योंकि अंश की जो हालत थी उसे देख अगर युवाना ने अपनी मनमानी की तो वो अंश की बेबसी का फायदा उठाना कहा जा सकता था। पर जब अंश ने शर्माते हुए अपनी पलकें झपका दी थी, युवाना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
CH तेरे डू यू वांट इट? अब आगे। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। यामिनी, आपने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए अर्थव की शादी युवाना से करनी चाहिए। क्या आपको अपनी सगी बहन के बेटे की जरा भी परवाह नहीं है? हमने अभी नहीं सोचा था कि आप इतना नीचे गिर सकती है, देवांश जी ने यामिनी की तरफ पीट कर चिल्लाते हुए कहा। यामिनी जब कमरे में आई तो देवांश जी के पूछने पर गुस्से से सब बता दिया कि उसने अंश की जगह अर्धव को बिठा दिया युवाना से शादी करने के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर एक बार अर्थव और युवाना की शादी हो जाती तो युवाना के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता और वो ऑप्शन था अर्धव। मजबूरी में युवाना को अर्थव के साथ शादी निभानी पड़ती और फिर राजपूत खानदान की प्रॉपर्टी के साथ सूर्यवंशी होल्डिंग्स भी यामिनी और उसके बेटे की हो जाती। ऐसा यामिनी को लगा, पर शायद वो भूल गई थी कि उसके सामने युवाना सूर्यवंशी खड़ी थी, जिसने 18 साल की उम्र में सूर्यवंशी होल्डिंग्स को अपने हाथ में लिया था। जो लड़की 19 साल की उम्र में बिजनेस संभाल सकती है, वो लड़की अपने दुश्मन से 10 कदम आगे चलती है। यामिनी ने अपनी उम्र और तुर्बे के कारण युवाना को कम आंका और उसका नतीजा ये निकला कि आज उसकी बहू एक कॉल गर्ल निकली। जैसे को तैसा। देवांश, आप मुझे जो चाहे समझे, मुझे इसे फख्र नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपनी औलादों से फख्र पड़ता है और मैंने जो किया वो सिर्फ अपने बेटे के लिए किया। और रही बात मेरी बहन के बेटे की, तो उससे पहले मेरे सगे बच्चों आते हैं, फिर बाद में वो। यामिनी ने देवांश जी के आगे आकर उन्हों घूरते हुए कहा। देवांश जी ने जब यामिनी की बात सुनी तो कहा, ठीक है, जिसे जो करना है करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यामिनी को उंगली दिखाते हुए दांत पीसकर, लेकिन एक बात याद रखना, अगर इन सब में मेरे अंश को कुछ भी हुआ तो तुम्हें भी देख लूंगा और उस लड़की युवाना को भी। फिर तुम लोग देवांश राजपूत का असली रूप देखोगे, कहकर देवांश जी दंदनाते हुए कमरे से बाहर निकल आए। तभी उनकी नजर किरण पर पड़ी, जो उनकी बातें सुन रही थी। किरण देवांश जी को देख हड़बड़ा गई। पाए लागू ससुर जी, उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। और देवांश जी के पैर पड़ने को हुई कि तभी देवांश जी 2 कदम पीछे हो गए और उन्होंने कहा, डोंट कॉल मी ससुर जी, समझी तुम? क्योंकि तुम जैसी 2 कोड़ी की लड़की राजपूत खानदान की बहू नहीं बन सकती, तो चुपचाप अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से, कहकर वो गुस्से से चले गए। वही किरण का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा, उसकी मुट्ठी कस गई। उसने खुद से ही दांत पीसते हुए कहा, बुढ़ाओ, अब तो मैं इस घर से मरने के बाद ही जाऊंगी, पर तब तक मुझे मेरे पति को अपने वश में करना होगा ताकि मेरे पैर यहाँ जम सके, कहकर वो एक नज़र कमरे के दरवाजे को देख चली गई। वही दूसरी तरफ अंश और युवाना के कमरे का माहौल गर्म था। कमरे में गहरी सांसों की आवाज गूंज रही थी, उससे ज्यादा अंश की कराह, क्योंकि युवाना का चेहरा उसकी कमर पर था। युवाना अंश की हार्डनेस देख उसे सैटिस्फाइड कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पति ने अभी अपनी शरीर की जरूर को पूरा ही नहीं किया होगा। वो नमी भरी आंखों से अंश को देखती है, जिसके चेहरे पर थकान नजर आ रही थी, जिसे देख युवाना ने अंश की कमर पर से अपना चेहरा हटाया। उसका मुंह खुला था और होठ लाल थे, उन पर नमी थी। वो ऊपर आई और अंश के होठों को चूमते हुए कहा, घेरे से मधोशी भरी आवाज में कहा, कंट्रोल तो हो रहा है मुझसे अंश डार्लिंग, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि खुद को कंट्रोल कर सको, क्योंकि मैं चाहती हूं कि एक दिन तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ और इस कमरे का दरवाजा सीधे 1 महीने बाद ही खुलना चाहिए। मैं ठीक से महसूस नहीं कर पाऊंगी, तुम समझ रहो ना मेरी बातों को? मदहोश युवाना ने कहा और अंश के बालों को कसकर पकड़ उसके सिर को अपनी सीने में समा लिया। वही अंश को थोड़ा सा बुरा लगा, वो युवाना की फीलिंग्स को समझता था, क्योंकि अभी अभी उसे भी ऐसी फीलिंग्स आती थी। युवाना ने खुद को और अंश की चादर से कवर कर लिया और अंश को अपने सीने से लगा कर सो गई। अगली सुबह जब युवाना की आंखें खुली तो उसने अपने सीने पर देखा, जहां उसका मासूम पति शायद आज बहुत ही ज्यादा सुकून से सो रहा था। सच में आज पहली बार अंश सुकून से सोया था। एक मजबूत और सेफ बाहों के घेरे में युवाना ने मुस्कुराते हुए अंश के बालों को चुमा और धीरे से उसके सिर को सहलाते हुए प्यार से कहा, प्यारे पतिदेव, चलो अब उठो, हमें कहीं जाना है। उसके 1-2 बार बोलने पर अंश ने अपनी आंखें धीरे से खोली।
और उबासी लेते हुए युवाना को देखा। मेरा बच्चा, युवाना ने अंश की नाक खींचते हुए प्यार से कहा। अंश ने अपनी नाक को युवाना की खुली उभारों में सहलाया क्योंकि उसकी नाक को दर्द हुआ। अंश की हरकत देख युवाना ने शरारती स्माइल करते हुए कहा, डू यू वॉन्ट इट? युवाना की इंग्लिश में कही बात तो अंश को समझ नहीं आई क्योंकि उसने अपनी हालत के कारण कोई पढ़ाई नहीं की थी। पर युवाना की हरकत देख वो समझ गया और शर्मा कर युवाना के सीने में ही मुंह छिपा लिया। यार, ये लड़का इतना मासूम क्यों है? युवाना मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद युवाना अंश को एक लोअर और टी शर्ट पहना रही थी और उसके कपड़े पहनाने के बाद युवाना ने अंश के सामने अपने कपड़े उतार दिए। अंश ने गहरी सांसें लेकर अपना गला गिला किया। उसने नजरें फेर ली। जानबूझकर अपनी अदाएं दिखा रही थी। कुछ हिले ना हिले, लेकिन तुम्हारा जूनियर अपनी हरकत पर उतर ही आता है, युवाना ने अंश को छेड़ते हुए कहा और अपने जीम वाले कपड़े पहनने लगी। वही अंश ने के कान गर्म हो गए। तैयार होने बाद युवाना लिफ्ट से अंश को लेकर नीचे आई, जहां डाइनिंग टेबल पर यामिनी, अर्थव, किरण और देवांश जी ब्रेकफास्ट के लिए बैठे थे। जब सभी की नजर युवाना और अंश पर पड़ी तो सभी हैरान रह गए। देवांश जी ने युवाना को देखा तो वो बिना ब्रेकफास्ट किए बले गए, जिसे देख यामिनी ने जब युवाना को देखा और कहा, राजपूत खानदान की बहुओं को ऐसे कपड़े पहनने की इज्जत नहीं है। उसने युवाना को घूरा। यही अर्थव तो बस ऊपर से नीचे तक युवाना को देख रहा था। वही अर्धव की नजरें अपनी खूबसूरत बीवी पर देख अंश की मुट्ठी कस गई। वो गहरी सांसें लेने लगा। उसे गुस्सा आ रहा था, अर्थव पर भी और युवाना पर भी। ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत फिर कभी नहीं दूंगा, अंश ने मन ही मन ठान लिया। वही युवाना ने जब यामिनी की बात सुनी तो उसने मुस्कान के साथ कहा, सासू माँ, सुबह सुबह मेरा आपके साथ बहस करने का कोई मूड नहीं है, समझी आप, कहकर युवाना चली गई। ओफो, इस घर में किसी की कोई इज्जत ही नहीं है, किरण ने ब्रेकफास्ट करते हुए यामिनी का मजाक उड़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। यामिनी ने गुस्से से कहा, लड़की अपनी औकात मत भूल, समझी। 2 कौड़ी की कॉल गर्ल कही की। यहाँ रहना है तो अपनी औकात याद रख रहना। वही दूसरी तरफ महल के गार्डन में युवाना अंश की लेकर आई और अंश के होठों पर लाइट किसकर कहा, आज से हम रोज सुबह एक्सरसाइज करेंगे, जिससे तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, ओके? अंश बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपकाने लगा। युवाना मुस्कुराते हुए अंश के हाथों की एक्सरसाइज करने लगी। पहले पहले तो अंश को दर्द हुआ पर उसने सह लिया, क्योंकि उसे अब ठीक होने की वजह मिल गई थी। वो जल्दी ठीक होना चाहता था। युवाना अंश को एक्सरसाइज करा रही थी कि तभी वहां युवाना का पा आया। मैम, जैसा आपने कहा था हमने वैसा ही किया। हम उसके घर गए थे, लेकिन उसके घर को ताला लगा हुआ था और पूछताछ करने से पता चला कि वो 2-3 पहले ही घर छोड़ कड़ी चला गया है और कहा गया है किसी को नहीं पता। राघव ने कहा, तो पता लगाओ रावग, मुझे वो जिंदा चाहिए अपने सामने, दुनिया के किसी भी कोने में छुपा क्यों ना हो। घसीटते हुए मेरे सामने लाओ उसे, युवाना ने अंश को एक्सरसाइज करवाते हुए कहा। जी मैम, आप फिक्र ना करें, बहुत जल्द वो आपके कदमों में होगा, राघव ने कहा। युवाना ने उसे जाने का इशारा किया। अंश को तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो टुकूर टुकूर युवाना को देखने लगा। ऐसे मत देखो डार्लिंग, वरना तुम्हें खा जाऊगी, युवाना ने गुराते हुए कहा। अंश हड़बड़ा गया। वही अपने कमरे की बालकनी से यामिनी ये सब देख रही थी। वो कमरे के अंदर आई और उसने अपना फोन निकाल किसी को कॉल किया। 2 रिंग बाद जब कॉल रिसीव हुआ तो यामिनी ने भारी आवाज में कहा, वो तुम्हें पागल कुत्ते की तरफ कुंड रही है, इसलिए जहाँ ही वही रुको और अपना फोन वोन सब बंद रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम पकड़े जाओ, और अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद तुम्हारा गला अपने हाथों से दबाऊगी, समझे, कहकर यामिनी ने गुस्से से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। यही किरण जो दरवाजे पर कान लगाकर सुन रही थी। CA 14 अंश की घबराहट। अब आगे। कुछ देर बाद युवाना अंश को एक्सरसाइज कराकर महल के अंदर लेकर आती है। वह देखती है कि यामिनी सोफे पर बैठी मौगजन पड़ रही है और किरण उसी के पास बैठी टेबल पर रखे नमकीन खा रही है। उन दोनों को एक नजर देख युवाना ने गहरी सांस ली और कुक को बुलाकर उससे कहा,
मेरा और अंश ब्रेकफास्ट ऊपर हमारे कमरे में भिजवा देना। और हाँ, मुझे ब्रेकफास्ट में बॉयल एग और एवोकाडो को टोस्ट पसंद है, और मेरे अंश के मिस्क फूड सलाद, और उसमें थोड़ा सा ही हनी डालना। अंश ध्यान रहे हैं कि कोई भी फल खराब ना हो, समझी? कहते कहते युवाना ने उस कुक को घूरा जैसे कह रही हो, अगर मेरे अंश के ब्रेकफास्ट में कोई भी गलती हुई तो तुम्हें मैं जिंदा जमीन में दफना दूंगी। युवाना की बात सुनकर कुक ने जल्दी से कहा, डोंट वरी, मैं अपना काम ठीक से करूंगी। उसकी बात सुनकर युवाना ने उसे जाने का इशारा किया और अंश को ऊपर लेकर जाने लगी। तभी उसके कानों में यामिनी की आवाज पड़ी जो कह रही थी, अंश को डॉक्टर ने 3 टाइम सिर्फ सूप पीने के लिए कहा है। ये फल वल उससे चबाए नहीं जाते, इसलिए तुम उसकी डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो। यामिनी ने युवाना की पीठ को घुरा। डॉक्टर ने तो अंश को हेल्दी फूड देने को सजेस्ट किया था, पर यामिनी अंश को 3 टाइम सिर्फ सूप ही पिलाती थी ताकि वो ठीक ना हो और धीरे धीरे मर जाए, जिसे अंश का शरीर पौष्टिक आहार न मिलने पर कमजोर पड़ गया था। युवाना के कदम वही रुक गए। वो पलटी और यामिनी को देखा जो उसे ही देख रही थी। युवाना की एक आईब्रो ऊपर चढ़ गई। सौतेली सासू माँ, जिस अंश की आप बात कर रही है वो अब मेरा पति है। उसका अच्छा बुरा मुझे समझ आता है, तो प्लीज आप मुझे युवाना सूर्यवंशी राजपूत को ज्ञान न दे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और रही बात डॉक्टर की, तो यामिनी को घूरते हुए उसके पास आकर थिरे से, जिस दिन वो मेरे हाथ लगेगा उस दिन आपको और आपके बेटे को उठाकर बाहर फेंक दूंगी, कहकर युवाना जाने लगी। बहू रानी, इतना घमंड अच्छा नहीं, वरना क्या पता इस घमंड के चलते एक दिन तुम ये शतरंज का खेल हार जाओ। यामिनी ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, हार कौन रहा है, ये सभी को पता है, इसलिए सासू माँ आप ही बेवजह का घमंड सिर पर चढ़ाकर घूम रही है। युवाना ने कहा तो किरण की हंसी छूट गई। अपने ऊपर किरण को हंसते देख यामिनी ने उसे गुस्से से घूरा। जब जुबान में बोलने के लिए दम ही नहीं तो अपना मुंह खोलती ही क्यों है? जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ आपकी बेइज्जती, किरण ने हंसते हुए कहा। 2 कोड़ी की लड़की, निकल मेरे घर से, यामिनी ने गुस्से कहा और किरण की बाजू पकड़ उसे घर से बाहर निकालने लगी। तभी किरण ने अपनी बाजू छुड़वाई और कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं अब राजपूत खानदान की छोटी बहू, समझी बुढ़िया, और अगर जबरदस्ती मुझे निकालने की कोशिश की तो महिला मंडल को लेकर आओगी, समझी खुसट बुढ़िया। किरण ने बुढ़िया शब्द पर जोर देते हुए कहा और अपने बाल झटक चली गई। वही अंश और युवाना के कमरे में वॉशरूम में अंश और युवाना बाथ टब में बैठ थे। दोनों नेक थे। युवाना के सीने से अंश लग बैठा था। युवाना उसकी बॉडी पर शावर जेल लगा रही थी। अंश, डीलिंग, आज मुझे न्यूयॉर्क जाना है। मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट डील है, जिसलिए शाम को निकलना है मुझे। 2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगी, युवाना ने अंश के सिर पर शैम्पू लगाते हुए धीरे से कहा। वही अंश जो सुकून से आंखें बंद कर युवाना के सीने लग बैठा था, युवाना की बात सुन झट से अपनी आंखें खोली, युवाना को देखा और उसकी गर्दन में चेहरा छिपा लिया जैसे कह रहा हो, मत जाओ युवी। अंश की घबराहट भापते हुए युवाना के होठों के कोने मुद गए। ये लड़का अब उसके बिना अपनी जिंदगी का एक पल भी नहीं बता सकता। युवाना के चेहरे पर इविल स्माइल थी। अंश प्यार का भूखा था और 2 दिन में मिले युवाना के प्यार की अब उसे आदत पड़ती जा रही थी। यही तो युवाना चाहती थी कि इस लड़के को उसकी आदत ऐसी हो जाए कि उसे दूर होने के ख्याल से ही अंश की रूह से लेकर जिस्म तक कांप उठे, जैसे अभी अंश का जिस्म कांप रहा था। उसकी कंपन युवाना को सुकून दिला रही थी। न्यूयॉर्क वाली डील तो युवाना ने ऑनलाइन तय की थी, क्योंकि अंश की वो अब अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। अंश ने युवाना की गर्दन में चेहरा छिपाकर उससे चिपक गया, मानो उसे खुद से दूर जाने ही नहीं देगा। अचानक से अंश पैनिक करने लगा। उसकी बॉकी की कपन बढ़ गई, मानो उसे करंट लगा हो। मत जा, आजा, जाओ युवी, अंश ने पैनिक करते हुए लड़खड़ाती आवाज में कहा। वही अंश की हालत देख युवाना ने झट से उसे खुद में समा लिया। उसके बालों को सहलाते हुए प्यार कहा, शश शश, शांत हो जाओ, मैं यही हूँ, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, शश शश, शांत शांत। युवाना ने अंश के बालों को सहलाया। अंश की आंखों में आंसू थे, वो दिले धीरे शांत हो गया। युवाना ने अंश के चेहरों की को हाथों में भरा
और पहले उसकी आंखों को एक एक कर चुमा, फिर उसके माथे और फिर उसके होठों को डरो मत में मजाक कर रही थी। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, ना आज, ना कल और ना कभी। तुम तो मेरी जान हो जान, युवाना ने कहा और अंश को अपने सीने से लगा लिया। तभी अंश ने अपने कांपते हाथ से अपनी छोटी उंगली को टेढ़ा कर आगे बढ़ाया। वो युवाना से प्रोमिस मांग रहा था कि वो कभी उसे छोड़कर ना जाए। युवाना ने अंश की मासूम हरकत देखी तो मुस्कुराते हुए उसकी उंगली में अपनी उंगली उलझाते हुए कहा, प्रोमिस। अंश बच्चों की तरह मुस्कुराने लगा। ओ मेरा बच्चा, युवाना ने अंश की नाक को खींचते हुए प्यार से कहा। पर नाक में दर्द होने के कारण अंश ने युवाना को घूरा। युवाना ने आंखें छोटी कर उसे देखा और उसके होठों को झट से पकड़ लॉलीपॉप की तरफ चूसने लगी। कुछ देर बाद दोनों बाहर आए। अंश ने इस वक्त बाथरोब पहन रखा था और युवाना ने अपने बदन पर टॉवल लपेट रखा था। युवाना सबसे पहले अपने कपड़े निकाले और अंश की तरफ पीठ की और अपना सिर घुमाकर अंश को देखते हुए अपने जिस्म से टॉवल हटा दिया। अंश जो युवाना को देख रहा था, उसकी नजरें युवाना पर ही रुक सी गई। अंश की नजरें अपने ऊपर पाकर युवाना के होठों पर मुस्कान तैर गई। एक एक कर अंश के सामने युवाना ने अपने कपड़े पहने। युवाना ने एक वाइट कलर का सेमी लॉग जंपसूट पहना था। खुद के तैयार होने के बाद युवाना ने अंश को एक टी शर्ट और पेंट पहना दी और उसे शूज पहनाकर रेडी किया। तब तक ब्रेकफास्ट भी आ गया था। युवाना ने अंश को पूरा फूड सलाद खिला दिया और अपना भी ब्रेकफास्ट किया। तभी युवाना की नज़र टेबल पर रखी अंश की दवाइयों पर गई। उसे देख युवाना ने उन मेडिसिन को अपनी जेब में रखा और अंश को लेकर महल के पीछे वाले हिस्से में चली गई। वहीं दूसरी तरफ किरण यामिनी के कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। CH-15, जो चीज मुझे मांगने से नहीं मिलती उसे मैं छीन लेती हूँ। अब आगे। किरण ने धीरे से यामिनी और देवांश जी के कमरे का दरवाजा धकेला और चोरों की तरह अंदर आई। अंदर आकर कमरे को देख उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कमरा बहुत बड़ा था। बड़ा बेड, ड्रेसिंग टेबल भी काफी शानदार था। किरण की नज़र ड्रेसिंग टेबल पर रखे यामिनी के सीने के कंगनों और मेकअप पर गई, जिसे देख किरण मुस्कुराते हुए मिरर के सामने चेयर पर बैठ गई और होठों पर लिपस्टिक लगाते हुए खुद से ही कहा, खुसट बुढ़िया मरने की जगह यहाँ इस बड़े से महल में अभी तक आराम से जी रही है हूँ। अगर जल्दी मरेगी नहीं तो इस सब में राज कैसे करूगी। किरण का कहते कहते मुंह बन गया। उसने अपने होठों को गोल किया और मस्कारा उठा लिया। अगर छोड़ा सा लगा लूगी तो उस बुढ़िया के का कुछ चला नहीं जाएगा, कहकर किरण ने मरकारा लगा लिया। तभी उसकी नज़र अलमारी पर पड़ी, जिसे देख किरण बड़ी अदा से खड़ी हुई और अलमारी को खोल कर देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। हाय, इतनी महंगी और खूबसूरत साड़ियाँ। किरण ने आहें भरते हुए एक साड़ी ली और अपने ऊपर डालकर देखी। हाय किरण, तेरे ऊपर आकर ये साड़ी तो और भी खूबसूरत हो गई। एक काम करती हूँ, इसे रख ही लेती हूँ, बुढ़िया का बाद में देखेंगे। किरण ने वो साड़ी साइड में रख दी। वो अलमारी की तरफ मुड़ी तभी उसकी नज़र सामने लॉकर पर गई, पर पासवर्ड होने के कारण उसका मुंह उतर गया। वो जैसी ही दूसरी साड़ी लेने लगी थी कि तभी अचानक से किसी ने उसके बालों को कसकर पकड़ और उसे जमीन पर गिरा दिया। भिकारन कही कि तेरी इतनी हिम्मत की तू मेरे कमरे में आकर मेरी चीजों को हुए। यामिनी ने जमीन पर गिरी किस्न को देखते हुए गुस्से से कहा। वही किरण गुस्से से खड़ी हुई और उसने दांत पीसते हुए कहा, चुड़ैल, वही सिर्फ देख ही तो रही थी। कौन सा तेरा कमरा उठाकर भागी चली जा रही थी, जो तेरी इतनी जल रही है। किरण ने अपनी कमर को सहलाया। उसकी कमर पर बोट लगी थी। यामिनी ने गुस्से से किरण के बालों को पकड़ा और खींचते हुए उसे कमरे से बाहर धक्का दिया और गुस्से से कहा, तेरी यही औकात है समझी, कहकर उसने गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया। किरण ने दरवाजे को घूरकर देखा और दांत पीसते हुए कहा, साली यामिनी, तू मेरी औकात मुझे बार बार याद दिलाती है ना, लेकिन अब मैं तुझे तेरी औकात याद दिलाऊंगी। वो दंदनाते हुए चली गई। वही कमरे के अंदर यामिनी ने वो साड़ी जो किरण ने साइड में रखी थी, उसे उठाकर कचरे के डिब्बे में डालते हुए कहा, इन दोनों लड़कियों का मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब मेरा राज देवांश के सामने होगा।
और मैं मेरा बेटा घर से बाहर होंगे। कहते वक्त यामिनी के चेहरे पर दो एक्सप्रेशन थे, एक गुस्से का तो दूसरा अपने राज के सामने आने का। वही दूसरी तरफ महल के पीछे वाले हिस्से में युवाना और अंश दोनों सोफे पर बैठे थे। युवाना अंश के पैरों की मसाज कर रही थी ताकि अंश के पैरों की जाम हुई नसें ढीली पड़ जाए और वो अपने पैरों की हलचल कर सके। अंश काफी हैंडसम था, पर बीमारी और ठीक से खाना न मिलने के कारण वो काफी पतला हो गया था। फिर भी युवाना की जान था वो, क्योंकि युवाना उसके रंग रूप को नहीं, उसकी मासूमियत फिदा थी। जल्दी से ठीक हो जाना और जल्दी ही मेरी गोद भर देना, युवाना ने शरारती स्माइल करते हुए अपने ठरकी हाथों को अंश की कमर के आसपास फिराते हुए कहा। अंश जो आराम से बैठा था, उसके कान जलने लगे। वो इधर उधर देखने लगा। पहले कभी उसके साथ ऐसी बातें और हरकतें किसी ने नहीं की थी। अंश को शर्माते देख युवाना ने उसके ऊपर धीरे धीरे झुकते हुए उसके गालों पर उंगली फिरते हुए धीरे से सेक्सुअल वाइज में कहा, शर्मा तो ऐसे रहे हो जैसे ठीक होने के बाद सन्यासी ले लोगे। अंश के होठों के करीब बढ़, क्या ठीक होने के बाद तुम नहीं चाहोगे कि मैं पूरी तरह से बिना कपड़ों के बिस्तर पर तुम्हारा नीचे मीठे दर्द भरी सिसकियां भरूं और तुम मेरे ऊपर हाफते हुए मेरी गहराइयों में जाते रहो। कहते वक्त युवाना के भाव ऐसे थे मानो जो उसने कहा है वो सच में अभी उसके साथ हो रहा हो। उसके चेहरे पर मदहोशी भरी थी। उसके हाथ अंश की टी शर्ट के अंदर उसके सीने को सहला रहे थे। वहीं हमारे अंश बाबू की हालत तो खराब हो रही थी। वो अपना गला गिला कर रहा था बार बार, क्योंकि युवाना जो उसके ऊपर झुकी हुई थी उसकी उभारों हल्की हल्की दिख रही, जो अंश को अलग ही फीलिंग से भरी रही थी। आहा अंश डार्लिंग, आई थिंक आई नीड योर पिनस, युवाना ने अचानक से अंश के कान में फुसफुसाते हुए कहा। युवाना की बात सुनकर अंश के होठों के कोने मुड़ गए। मेरे जैसी तुम भी मेरे प्यार में पागल हो रही हो युवी, अंश ने मन ही मन खुद से ही कहा। ये पहली बार था जहां अंश के चेहरे पर शर्म नहीं, बल्कि युवाना ने जो कहा वो जल्दी से करे ऐसे भाव थे, क्योंकि कल रात जो युवाना की हरकत से उसे एक्सपीरियंस मिला था वो दुनिया का हर आदमी बार बार चाहेगा। अंश के मामले में ये बात तो नॉर्मल थी। फिर युवाना धीरे धीरे नीचे बढ़ने लगी और वो अंश की कमर पर से उसका लोअर उसकी आंखों में देखते हुए नीचे करने लगी थी कि तभी उसके कानों में कुछ गिरने की आवाज पड़ी। अंश और युवाना दोनों डर से उछल पड़े, क्योंकि दोनों तो रोमांस की दुनिया में खो गए थे। युवाना ने सिर उठाकर देखा तो पाया कि राघव दूसरी तरफ मुंह कर खड़ा था। जब वो आया दो सामने का नजारा देख वो हड़बड़ा गया और गलती से उससे साइड में रखा वाज गिर गया। महल का पीछे का हिस्सा खुला था, जहां पुल था और उसके पास सोफे रखे हुए थे। युवाना ने राघव को देख गहरी सांस ली और अंश को देखते हुए कहा, रात में आराम से करेंगे अंश डार्लिंग। वो खड़ी हुई और ठीक से बैठ गई। अंश राघव को देख सिर झुकाकर ही बैठ गया। अब तुम इधर देख सकते हो, युवाना ने अपनी एक आईब्रो ऊपर चढ़ाकर राघव की पीठ को घूरते हुए कहा। वो चीत गई थी, क्योंकि माहौल इतना अच्छा बना हुआ था जो राघव ने खराब कर दिया। राघव ने अपना गला साफ किया और कहा, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, उसने अंश को देखते हुए कहा, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। अंश शर्मा रहा था, जिसे देखकर युवान ने सर्द आवाज में कहा, अंश राजपूत, मुझे तुम्हारी झुकी नजरें बिल्कुल भी पसंद नहीं। पहले बात अलग थी, लेकिन अब बात अलग है। अब तुम युवाना सूर्यवंशी के पति हो और तुम्हें सामने वाले की आंखों में देखना सीखना चाहिए, उसने अंश को लगभग डांटा। अंश ने युवाना की बात सुनकर घबराते हुए ऊपर देखा, जिसे देख युवाना ने अपना सिर नामे हिला दिया। उसने अपने पास रखी मेडिसिन राघव को देते हुए कहा, लब मैं इन मेडिसिन को टेस्ट कराकर पता लगाऊं कि ये मेडिसिन किस बीमारी की है। राघव ने वो मेडिसिन ली और कहा, कल सुबह तक इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी मैम। क्या उसका पता चला? युवाना ने कहा। नहीं मैम, अभी तक तो नहीं, राघव ने सिर झुकाकर कहा। राघव, मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो अपना काम दिए वक्त पर ना करे, युवाना ने घूरते हुए सर्द आवाज में कहा। सिर्फ 3 दिन दीजिए मैम,
मैं उसे लाकर आपके सामने खड़ा कर दूंगा, राघव ने कहा। युवाना ने उसे जाने का इशारा किया। उसके जाने के बाद युवाना की नज़र अंश पर गई, जो घबरा रहा था। युवाना की बातों की टोन अंश को अच्छी नहीं लगी। युवाना ने गहरी सांस ली और अंश के सिर को अपनी गोद में रख प्यार से कहा, अंश जानती हूँ तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई, पर तुम्हें खुद को बदलना होगा मेरी जान। तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि तुम यामिनी और अर्धव से तुम किए हर जुल्म का बदला ले सको। जब तुम बदला लोगे तो देखना तुम्हारे मन को कितना सुकून मिलेगा। अंश की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में, जो भी हमारे सामने औकात भूल कर खड़ा हो तो उसे उसकी औकात याद दिला देनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ और अपना बदला लो, और ऐसा लो कि यामिनी और अर्धव को जीते जीते नर्क दिए। कहते वक्त युवाना की आंखें ही आग उगल रही थी। वाही युवाना की बात सुनकर अंश की आंखों भी गहरी हो गई। रात का वक्त था। महल में डाइनिंग टेबल पर देवांश जी, यामिनी और अर्धव किरण डिनर के लिए बैठे हुए थे। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और युवाना अंश की व्हील चेयर को धक्का देते हुए वहां आई। देवांश जी को छोड़ यामिनी और अर्धव हैरान थे। क्या बात है, हमें देख आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? सासू माँ युवाना ने डाइनिंग टेबल की एक चेयर हटाकर वहां अंश को बिठा दिया और खुद उसके करीब चेयर पर बैठ गई। तुम अंश को लेकर नीचे क्यों आई? यामिनी ने कहा। उसकी बात सुनकर युवाना के आय ब्रो ऊपर हो गई। उसने घूर कर यामिनी को देखा तो यामिनी की नज़र देवांश पर गई, जो भी उसे घूर रहे थे। मेरा मतलब है, अंश हमेशा अपने कमरे में डिनर करता है, इसलिए, यामिनी ने अपनी बात संभालते हुए कहा। उसकी बात पर युवाना ने हैरानी से कहा, ओ ये बात है, मुझे तो पता ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अब से मेरे अंश का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों यहीं होगा, बल्कि उस चेयर पर होगा। युवाना ने सर्द निगाहों से हेड चेयर को देखा जहां देवांश जी बैठे थे। ये क्या बकवास है? वो चेयर डैड की है, वो इस घर के बड़े हैं समझी। और हौ बार बार तुम्हारी ये हरकतें हम सहन नहीं करेंगे, अर्धव ने रोज से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा। उसकी बात सुनकर युवाना ने दांत पीस कर कहा, मिस्टर अर्धव राजपूत, भूलो मत, इस घर का मालिक मेरा पति अंश राजपूत है और उसका पूरा हक है उस चेयर पर बैठने का, और अगर उसका हक उसे नहीं मिला तो मैं, घेरे से सन की स्माइल करते हुए, तो मैं उसे छीन लूंगी, क्योंकि जो चीज मुझे मांगने से नहीं मिलती उसे मैं छीन लेती हूँ। सो नाव चॉइस इस योर। कहते वक्त युवना ने देवांश जी को देखा, जो चेयर पर से उठने ही वाले थे कि तभी अचानक से अंश ने अपने कांपते हाथ से व्हील चेयर के बटन को धक्का दिया, जिसे वो देवांश जी की तरफ जाने लगी। ये देख युवाना की आंखें तिखी हो गई। C816 बहो रानी, मैंने कहीं सुना है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब आगे। अंश को देवांश जी की तरफ जाते देख युवाना की आंखें तिखी हो गई। वो अपनी जगह से खड़ी हुई। युवाना और सभी की नजरें अंश पर थी। अंश की व्हीलचेयर देवांश जी के सामने रुकी। अंश ने उन्हें देखते हुए मुश्किल से बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द कठिन होने के कारण अंश बोल नहीं पा रहा था। अंश मेरे शेर, बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो तुम? देवांश जी ने अंश के सामने घुटनों के बल बैठकर उसके चेहरे को हाथों में भर खुशी से कहा, क्योंकि पहली बार उनका बेटा आंखों से नहीं बल्कि मुंह से बोलने की कोशिश कर रहा था। अंश ने देवांश जी को अपने आंखों से चेयर पर बैठने के इशारा किया, जिसे देख देवांश जी चेयर पर बैठ गए। देवांश जी चेयर पर बैठ गए। ये आपकी जगह है, अंश ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में कही। अंश की बात सुनकर युवाना के जबड़े कस गए। उसकी नजर यामिनी पर गई, जो उसे देख मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान युवाना का मजाक उड़ाने वाली थी। युवाना ने मुट्ठी कस ली। गुस्से का घंट पीकर उसने गहरी सांस ली। अंश डिनर करे, क्योंकि तुम्हारा ये फॉर्मली ड्रामा हम सुबह भी कर लेंगे, युवाना ने गहरी आवाज में अंश से कहा, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। वो हर एक पल में, हर एक हाल में सभी से अंश का बदला लेना चाहती थी। लेकिन अंश ने आज जो किया उससे उसे गुस्सा आया। अंश ने जब अपनी बीवी की आवाज में गहरी भावी तो वो समझ गया कि उसकी ये जिद्दी बीवी नाराज हो गई उससे। अंश ने युवाना की तरफ अपना रुख मोड़ा।
सभी डिनर करने लगे। युवाना खुद अपने हाथों से अंश को खिला रही थी। वो अंश को दाल चावल खिला रही थी। अंश जो बैठे बैठे हिलता था, उस कारण आधा खाना उसके मुंह से बाहर निकल रहा था। युवाना उसे अपने हाथ से साफ कर रही थी। उसे घिन नहीं आ रही थी, और देवांश जी को भी नहीं, क्योंकि अंश में तो उनकी जान बसती थी। घिन अगर किसी के चेहरे पर थी तो सिर्फ यामिनी और उसके बेटे और बहू के चेहरे पर दोनों माँ बेटे देवांश जी के कारण चुप थे। पर किरण जो अंश को देख मुंह बना रही थी, उसने अपनी प्लेट को धकेलते हुए कहा, छी, कैसे खाना खा रहा है ये, आधा खाता है और आधा बाहर उगलता है। मुझसे तो अब एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतरेगा। गंदा कही का। किरण के ये शब्द सुन सभी के उसकी तरफ देखने लगे, सिवाय युवाना के। उसका वो हाथ जो अंश को खिला रहा था, वो उसके होठों के पास ही रुक गया। वही किरण की बात सुनकर अंश की आंखें नम हो गई। वो अपना निचला होठ बाहर निकाल चबाने लगा। उसे रोना आ रहा था, लेकिन वो कंट्रोल कर रहा था। उसने अपनी नजरें झुका ली। अंश को बुरा लगा। यही दूसरी तरफ युवाना के कान में किरण के शब्द गूंज रहे थे। गंदा कही का ये शब्द युवाना के दबे गुस्से का लेवल और बढ़ा रहा था। किरण चेयर पर से उठने लगी। सभी की नजरें युवाना पर थी। अचानक से युवाना ने हाथ में रखा चम्मच टेबल पर पटका और वहां रखा चाकू उठा लिया। वही बैठी रहे। युवाना ने सर्द आवाज में विल्लाते हुए किरण को देखते हुए कहा। किरण हैरान रह गई। युवाना क्या चीज है, ये किरण को ठीक से शायद पता नहीं था। युवाना ने भारी कदमों से टेबल की दूसरी तरफ किरण की तरफ गई और उसके बालों को पकड़ उसका सिर टेबल पर दे मारा। आह! किरण की चीख निकली गई। देवांश, अर्धव, यामिनी तीनों झट से खड़े हो गए। युवाना ने एक और बार किरण के बालों को पकड़ उसका सिर अब दीवार से मारा। युवाना, देवांश जी ने किरण को बचाने के आगे बढ़ते हुए युवाना पर चिखे। युवाना ने लाल आंखों से देवांश जी की तरफ देखते हुए अपने होठों पर उंगली रख कहा। देवांश जी वही खड़े रह गए। युवाना ने किरण के बालों को ही पकड़ उसके सिर को ऊपर किया और चाकू की उसके गले पर रख अपनी गर्दन टेढ़ी कर कहा, तू जानती है ना कि तुझे यहाँ में लेकर आई हूँ, तो तुझमें इतनी हिम्मत कैसे आई कि तूने मेरे अंश के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए। निवाला तेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा है ना, कैसा हो अगर मैं तेरा गला काट तेरा काम आसान कर दूं। युवाना की बात सुनकर सभी हैरान रह गए, यहाँ तक कि अंश भी। युवाना का अंश के लिए पागलपन देवांश जी देख सकते थे। किरण की तो आंखें बंद होने को जार थी, क्योंकि उसके सिर से खून बह रहा था। युवाना ने अंश की ओर देखा और किरण को झंझोड़ते हुए कहा, वो व्हीलचेयर पर बैठा लड़का मेरा है, मेरी जान बसती है उस लड़के में। दांत पीसते हुए किरण की गर्दन पर चाकू की नोक घुसाते हुए, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे बात करने की, कहकर युवाना जैसे ही चाकू किरण की गर्दन पर चलाने वाली थी कि तभी उसके कानों में अंश की चीख पड़ी। युवाना ने अंश की चीख सुन मुड़कर देखा तो पाया अंश अपनी चेयर पर से फर्श पर गिरा हुआ था। देवांश जी उसे उठा रहे थे। अंश को देख युवाना घबरा गई। उसने किरण को छोड़ दिया। अंश युवाना को रखने के लिए बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। इसलिए वो चेयर पर से उठने लगा, पर पैरों ने भी साथ नहीं दिया और अंश फर्श पर गिर गया। युवाना की गहरी आंखें नॉर्मल हो गई। उसके हाथ से चाकू छूट गया। युवाना अंश की तरफ बढ़ी और उसे संभालते हुए घबरा कर कहा, अंश क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना मेरी जान। युवाना ने अंश के सिर को अपनी गोद में रखा। कुछ देर बाद कमरे में डॉक्टर अंश का ब्लड प्रेशर चेक कर रहे थे। अंश बेहोश हो गया था। कैसा है वो ठीक तो है? युवाना ने चिंता भरी आवाज में डॉक्टर से पूछा। यहाँ देवांश जी और यामिनी, अर्धव भी मौजूद थे। पैनिक अटैक था, डॉक्टर ने अपना सामान समेटते हुए कहा, पर चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ देर बाद इन्हें होश आ जाएगा। वैसे आप कौन हैं इनकी? डॉक्टर ने युवाना ने सवाल किया। आई एम हिज वाइफ, अंडरस्टैंड दैट, युवाना ने सर्द आवाज में कहा। डॉक्टर हड़बड़ा गए। उन्होंने कहा, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं?
उन्होंने सभी पर नजरें दौड़ाई। युवाना ने अर्थव और यामिनी को घूरते हुए कहा, आउट। युवाना का नीचे देखा रूप याद कर अर्थव अपनी माँ को लेकर जल्दी से चला गया। युवाना ने देवांश जी से कुछ नहीं कहा। मिसेज राजपूत, मिस्टर राजपूत की हालत को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि आप इन्हें अच्छे माहौल में रखें, ताकि आज जो भी हुआ ये फिर ना हो, वरना इस बार तो सिर्फ बेहोश हुए हैं, आगे का हम बता नहीं सकते। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें मिस्टर राजपूत के कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, तो क्या आप कल इन्हें हॉस्पिटल लेकर आ सकती हैं? डॉक्टर ने कहा। ठीक है, हम कल हॉस्पिटल आ जाएंगे, युवाना ने कहा। एक गार्ड आकर डॉक्टर को लेकर चला गया। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? देवांश जी ने युवाना को देखते हुए कहा। देवांश जी की बात सुनकर युवाना ने उन्हें देखते हुए कहा, सुन रही हूँ, बोलिए। वो अंश के सिरहाने बैठ उसके बालों को सहलाने लगी। क्या चाहती हो तुम हम सब से? देखो, इतना तो तुम्हें देख मैं समझ ही गया हूँ कि तुम मेरे अंश के लिए पागल हो, पर उस सब में मेरे घर वालों को तकलीफ देने का और मेरी बेइज्जती करने का कारण क्या मैं जान सकता हूँ? देवांश जी ने कहा। पहले तो मेरी बात ध्यान से सुने कि आपका अंश अब सिर्फ मेरा है, तो उसे मेरा अंश कहने का हक मैंने आपको नहीं दिया। और रही घर वाले की तकलीफ की बात थी, आपकी बीवी के कितने रंग हैं ये आप उसके पति होकर भी नहीं जानते, और आपका बेटा माँ के इशारों पर नाचने वाला बंदर है। तो कुल मिलाकर इस घर में 2 जानवर हैं, एक गिलगिट और एक बंदर, जिनकी तकलीफ में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। और रही बात आपकी बेइज्जती करने की, तो जिस इंसान को अपने घर में क्या चल रहा है, जिस इंसान की आंखों पर पट्टी बंधी हो, तो उस इंसान की मेरी नजरों में कोई इज्जत नहीं, युवाना ने सर्व आवाज में देवांश जी को देखते हुए कहा। देवांश जी पर युवाना का सिर्फ गुस्सा था, इस बात से कि क्यों उन्होंने अंश की तकलीफ देखी नहीं। युवना की बात पर देवांश जी ने गुस्से से कहा, हम शांत हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप इस घर के सदस्य पर उंगली उठाएं। यामिनी ने अंश का कितना ख्याल रखा है ये आपको पता भी नहीं है, और अर्थव तो अंश का छोटा भाई है। देखो बहू, पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, इस घर को जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं। कहकर देवांश जी गुस्से से चले गए। जब तक यामिनी और अर्थव इस घर में है, तब तक ये घर ऐसा ही रहेगा, बिखरा हुआ, युवाना ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ किरण अपने कमरे में अपने सिर पर दवाई लगा रही थी कि तभी उसके कमरे में यामिनी दाखिल हुई। किरण ने एक नज़र उसे देखा और कहा, चली जाओ यहाँ से, इस वक्त मेरा मूड बहुत खराब है कि ऐसा ना हो कि तुम कुछ बोलो और मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूं। उसने गुस्से से अपना मुंह फेर लिया। अरे अरे बहू, लाओ इधर, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, यामिनी ने बेचारी बन कहा और किरण के पास बैठ उसकी मदद करने लगी। किरण ने यामिनी को देखते हुए अपनी एक आपनी ऊपर चढ़ाकर कहा, आज इतनी दिलदारी किस लिए सासू माँ? उसने सासू माँ शब्द पर जोर दिया। क्यों, क्या मैं अपनी बहू का ख्याल नहीं रख सकती? यामिनी ने पाउट करते हुए कहा। किरण ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, रख सकती हो ना, पर कहीं तुम जैसी नागिन के ख्याल में भी जहर ना भरा हो। उसने यामिनी का हाथ झटक दिया। आह, चलो हम दोनों सास बहू की तो नहीं बनेगी, लेकिन उस लड़की युवाना और उसके अंश से बदला लेने के लिए तो हम एक हो ही सकते हैं ना। यामिनी ने शातिर नजरों से किरण को देखते हुए कहा। क्यों सासू माँ, अकेले आपकी दाल गलती नहीं है क्या जो आपको मेरी मदद चाहिए? किरण ने बेड पर बैठे बैठे अपने पैर चढ़ाकर यामिनी को घूरते हुए कहा। यामिनी ने सोचते हुए कहा, बहू रानी, मैंने कहीं सुना है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। 17 सालों पहले का वो एक राज। अब आगे। अगले दिन युवाना अंश को लेकर हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर अंश का सीटी स्कैन करने की तैयारी कर रहे थे। वही अंश लेटा था, उसने कसकर युवाना का हाथ पकड़ रखा था। वो हरा हुआ था, जिसे देख युवाना ने अंश के बालों को सहलाते हुए प्यार से कहा, अंश मेरी जान, देखो घबराओ मत, ये जो कर रहे हैं उससे तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, और मैं यही हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसने अंश को समझाया, पर अंश नहीं माना और घबराया हुआ था और अपना शरीर हिला रहा था ताकि उठ सके, इसलिए डॉक्टर को प्रॉब्लम हो रही थी। उन्होंने युवाना को बेबसी से देखा क्योंकि 1 घंटे से ऊपर हो गया था, पर अंश था कि मान ही नहीं रहा था, जिसे देख युवाना ने अंश को देख घूरते हुए कहा,
देखो, अगर तुम जल्दी ठीक नहीं हुए ना, तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी और उसके साथ एक बच्चा पैदा करूंगी। तुम सोच लो, मैं दूसरी शादी करूं या फिर तुम ही जल्दी ठीक हो जाओ। युवाना ने जानबूझकर कहा। वही अंश ने जब उसकी बात सुनी तो उसकी पकड़ युवाना के हाथों पर कस गई। अंश की भौं सिकुड़ गई। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगा क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। एक बार ठीक हो जाने दो, फिर तुम्हें बताऊंगा मैं कि तुम किसका बच्चा पैदा करोगी। इस औरत के पंखों को बांध कर रखने की जरूर है। अंश ने गुस्से से सोचा और युवाना के हाथ को झटक दिया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। युवाना की बात पर अंश ना चाहते हुए भी इमेजिन करने लगा कि अगर वो ठीक नहीं हुआ तो युवाना उसके सामने शादी कर रही है और महीने बाद उसका बच्चा। अंश की नाक गुस्से से फूल गई। उसने युवाना को देख अपना चेहरा घुमा लिया। अंश की हरकत देख युवाना ने गहरी सांसें लेकर नामे सिर हिला दिया, जैसे कह रही हो 10 बच्चे भी पैदा क्यों ना हो जाए, तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे। वही दूसरी तरफ महल में यामिनी अपने कमरे में बैठी अपना मेकअप ठीक कर रही थी। तभी उसका टेबल पर रखा फोन बजा। उसने बिना नंबर देखे फोन लिया और कान पर लगाया। हेलो, यामिनी ने कहा। कैसी हो मेरी जान, दूसरी तरफ से एक आदमी ने हंसते हुए कहा। उस आवाज को सुन यामिनी झट से चेयर पर से खड़ी हो गई। क्या हुआ मेरी जान, झटका लगा मेरी आवाज सुन, या फिर मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो? जो इतनी खामोश हो, उस शख्स ने कहा। यामिनी होश में आई और उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं? अरे तुम्हारे कारण मुझे जो अब तक झेलना पड़ रहा है ना, उस हिसाब से तो मुझे बहुत पहले ही तुम्हारा मर्डर करना चाहिए था। नाकारा आदमी कहीं का। वो गुस्से से लगभग चिल्ला उठी। उसकी आवाज बाहर तक सुनाई दी। अरे अरे मेरी जान, तुम आज भी वैसी ही हो, एकदम भड़केली। पहले भी तुम ऐसी ही मुझ पर चिल्लाती रहती थी, उस शख्स ने कहा, बल्कि यामिनी को टॉट मारा। उसकी बात सुनकर यामिनी गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, कमीने आदमी, आज इतने सालों बाद मेरी याद आई तुम्हें। जरूर कोई तो वजह होगी, वरना तुम जैसा मतलबी आदमी से तो कोई अच्छी उम्मीद नहीं है मुझे। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें कि तुम एक नंबर के मतलबी इंसान हो। यामिनी इस वक्त उस शख्स के लिए जहर उगल रही थी। उसके चेहरे पर बेहिसाब नफरत थी और साथ में गुस्सा भी, उस शख्स के लिए। वही उस शख्स ने जब यामिनी की बात सुनी तो उसे छेड़ने वाले अंदाज में कहा, मेरी जान, तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता होगा। आफ्टर ऑल तुम मेरी हो चुकी असिस्टेंट जो रह चुकी हो, लाइक अ पर्सनल असिस्टेंट, जिसे मेरे बारे में और मेरा सब कुछ पता है। कहते वक्त उस शख्स की आवाज में हल्की मदहोशी भरी हुई थी। वही उसकी आवाज की टोन को भांपते हुए यामिनी चीड़ गई। देखो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता सालों पहले ही खत्म हो गया है और अब तुम भूलो मत कि मेरी शादी हो गई है और मेरा पति भी है। तो तुम्हारी जो ऐसी अश्लील हरकतें हैं ना, उसका जरा उम्र देखकर तो ही लिहाज करो और मुझसे और दूर रहो, और वरना तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। कहकर यामिनी ने गुस्से से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। ऐसे कैसे दूर रहूं यामिनी, तुम्हारे पास मेरी सबसे कीमती चीज है जो मुझे चाहिए, हर हाल में चाहिए, उस शख्स ने फोन को घूरते हुए कहा। एक कमरे में सोफे पर बैठा वो शख्स, जिसकी उम्र लगभग 62-63, बिजनेस सूट पहना हुआ, दिखने में अमीर लग रहा था। वही कमरे में यामिनी के माथे पर चिंता लकीरें उभर आई। वो कमरे में इधर उधर घूमने लगी। अचानक से यामिनी ने अपना फोन दीवार पर जोर से मारा। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कल तो सब कुछ ठीक चल रहा था। वो अपाहिज भी मरने के कगार पर था। राजपूत खानदान की पूरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे और बेटी की होने वाली थी, लेकिन जब वो मनहूस लड़की युवाना के कदम हमारी जिंदगी में पड़े तब से कुछ ना कुछ हो ही रहा है। और अब ये एक नई मुसीबत। आईने में खुद के जक्स को देखते हुए, सालों से मैंने एक राज को छुपाने के लिए मैंने अपनी सगी बहन को मार दिया, उसके बेटे को जीते जी मार रही हूँ, लेकिन अब सब कुछ खत्म होने की कगार पर है। यामिनी ने गुस्से से खुद के अक्स को देखते हुए कहा। 16 साल पहले, CH18 घोका। अब आगे। 16 साल पहले एक होटल में एक ग्रांड वेडिंग होने वाली थी और वो शादी देवांश राजपूत और यामिनी कश्यप की थी। उस होटल के दूल्हे के रूम में देवांश जी ने अपनी पहली बीवी के सुप्रिया राजपूत को देखते हुए कहा, एक बार फिर सोच लीजिए सुप्रिया,
कहीं आपका ये गुस्से और बहन के प्यार में लिया फैसला हमें आपसे दूर ना कर दे। उन्होंने सुप्रिया यानी कि अंश की माँ का चेहरा अपने हाथों में भरा। सुप्रिया जी देवांश जी से दूर हुई और नम आंखों से कहा, दूर हम उस दिन ही हो गए थे जिस दिन आपके कदम मेरी बहन की तरफ बढ़े थे। अब कुछ नहीं हो सकता। आप उसके बच्चे के बाप बनने वाले हैं। अगर ये शादी नहीं हुई तो यामिनी अपनी जान दे देगी और मैं अपना घर बचाने के लिए अपनी बहन को नहीं खो सकती। आपको ये शादी करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं और मेरा बेटा आपकी जिंदगी से बहुत दूर चले जाएंगे, कहकर वो रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई। पर जाते जाते सुप्रिया जी ने ये ध्यान नहीं दिया कि यामिनी शादी का जोड़ा पहन वही खड़ी छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। वो शैतानी मुस्कुराहट करते हुए अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी जान अब आपकी और मेरी जिंदगी से एक काट अपने आप दूर होने वाला है, कहकर वो दुल्हन के कमरे में चली गई। एक दिन सुबह जब देवांश जी की आँख खुली तो खुद को उन्होंने एक होटल के कमरे में पाया और उसकी हैरानी तब बढ़ी जब उनकी नज़र अपनी साली यामिनी पर गई, जो उनके पास बैठी एक चादर लपेटकर बैठी रो रही थी। उसने देवांश जी पर इल्जाम लगाया कि नशे की हालत में उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाए, पर सच्चाई उससे उलट थी। रात का देवांश को कुछ भी याद नहीं था। सामने दिखे झूठ को उन्होंने सच मान लिया। कुछ हफ्तों बाद यामिनी बताया कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा देवांश राजपूत का है। ये बात आग की तरफ फैली और देवांश के खुशी परिवार को उसमें जला दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज सुप्रिया राजपूत खुद अपने पति की शादी अपनी सगी बहन से करा रही है। यामिनी जब अपने कमरे में पहुंची तब उसके पास एक गार्ड जाया जिसके हाथ में एक बुगे था। उसने बुगे यामिनी की तरफ बढ़ा दिया, ये कह कि किसी खास ने भेजा है। यामिनी ने वो बुगे लिया, उस पर बीट को पढ़ा जिस पर लिखा था, शादी मुबारक हो बेबी, आज तुम किसी और की हो जाओगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी जिंदगी की आधी रातें मेरे साथ गुजरेगी। आफ्टर ऑल में तुम्हारा पहला प्यार पहला आमिर शिकारजोबा। होटल की छत पर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाना वरना ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे होने वाले पति के पास पहुँच जाऊँ। यामिनी ने लेटर पढ़ गुस्से से दांत पीस लिए। उसने वो बुगे को पैरों के नीचे कुचला और दंदनाते हुए होटल की छत पर चली गई। यामिनी जैसे ही टेरेस पर पहुंची तो अचानक से किसी ने उसे झट से पकड़ दीवार से लगा दिया और उसके होठों को चूमने लगा। यामिनी ने गुस्से से उस शख्स को दूर किया और एक जोरदार थप्पड़ मारकर दांत पीसते हुए कहा, दूर रहो मुझसे बुजदिल आदमी। उसने उस शख्स को घुरा। 2 टक्के की बाजारू औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? हा, उस शख्स ने यामिनी के बालों को जोर से खींचते हुए कहा। यामिनी ने उसे जोर से धक्का दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे चुमने की और घटिया बुगे लेटर के साथ भिजवाने की? अगर वो लेटर गलती से मेरी बहन पढ़ लेती तो? ओ यामिनी, पढ़ लेती तो पढ़ लेती। वही सच्चाई है उसमें जो हमारे बीच थी। कैसे तुम मेरी असिस्टेंट का काम करते हुए मेरी रखेल होने का भी काम पूरा करती थी? कैसे तुम्हारी रातें होटल के कमरों मेरे नीचे बितती थी? राणा ठाकुर ने यामिनी के चेहरे पर उंगलियां फिराते हुए कहा। राणा ठाकुर यामिनी का बास, जिसके साथ यामिनी ने पैसों के खातिर प्यार का खेल खेला। यामिनी ने उसका हाथ झटका और कहा, मैंने तुमसे प्यार किया था राणा ठाकुर, और तुम? यामिनी अपनी बात पूरी करती उससे पहले राणा ठाकुर ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, यामिनी, जिसे तुम प्यार का नाम दे रही हो वो तुम्हारा लालच था, समझी? मेरे पैसों के खातिर तुमने प्यार का खेल खेला, पर अफसोस में तुम्हारे जाल में नहीं फंसा, बल्कि तुम्हें अपने जाल में फंसाकर तुम्हारे साथ हर रात एंजॉय किया। और तुम जैसी लालची औरत समझती रही कि राणा ठाकुर तुम्हें अपने घर इज्जत बनाएगा। तो अभी भी नहीं? राणा ठाकुर ने यामिनी की बेइज्जती की। अब तो मैं राजपूत खानदान की इज्जत बनने जा रही हूँ, तो फिर तुम देखना कैसे तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। मुझे सब याद है कैसे तुमने मुझे धक्के मारकर अपने घर से निकाला था, ये कहकर कि हम ठाकुरों के रिश्ते खानदानी घरों में जुड़ते हैं और हम तुम जैसी औरतों के सिर्फ अपनी रातें रंगीन करने के लिए आते हैं। तुम्हारे कारण मुझे मेरी बहन का घर उजाड़कर अपना घर बसाना पड़ रहा है, यामिनी ने गुस्से से कहा। और जैसे ही जाने के लिए मुड़ी की तभी
उसकी नज़र सामने खड़ी अपनी बहन पर गई, जो उसके पीछे पीछे ऊपर तक आई थी। सुप्रिया जी आंखों में आंसू लिए गुस्सा लिए खड़ी थी। चेहरे पर हार और नफरत भरी हुई थी। हार इसलिए कि जिस बहन को माँ बाप दोनों का प्यार दिया को ऐसी निकली, और नफरत इसलिए कि वो उसकी सगी बहन कहलाने के लायक नहीं है। यामिनी घबराई नजरों से अपनी बहन को देख रही थी। राणा ठाकुर मुस्कुराते हुए सुप्रिया के साइड से निकल गए। इतना बड़ा धोखा, सुप्रिया जी हैरानी से बुदखुदाई। दी मेरी बात। यामिनी बात पूरी करती उससे पहले सुप्रिया ने उसे चिढ़कर एक थप्पड़ जड़ दिया। यामिनी का चेहरा एक तरफ झुका गया, उसकी मुट्ठी कस गई। तुमसे अच्छी तो सौतेली बहनें होती है यामिनी। तुमने तो अपनी सगी बहन का बसा बसाया घर उजेड़ दिया। अपने आंसू साफ करते हुए, मैंने अपने पति पर विश्वास ना कर तुम पर विश्वास किया। बस अब और नहीं, ये शादी में नहीं होने दूंगी। सुप्रिया जी जैसे ही जाने के लिए मुड़ी की तभी अचानक से यामिनी ने उसके बालों को कसकर पकड़ कहा, ऐसे कैसे प्यारी बहना। शादी तो होकर रहेगी पर आज नहीं, तुम्हारे मातम के बाद। यामिनी ने सुप्रिया जी के बालों को पकड़ घसीटते हुए उन्होंने छत के किराने तक लेकर जाने लगी। सुप्रिया खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन यामिनी की पकड़ मजबूत थी। वो जैसे ही सुप्रिया जी को नीचे धक्का देने वाली थी कि तभी CH-19 अमानत अब तक, जो उसके पीछे पीछे ऊपर तक आई थी। सुप्रिया जी आंखों में आंसू लिए गुस्सा लिए खड़ी थी। चेहरे पर हार और नफरत भरी हुई थी। हार इसलिए कि जिस बहन को माँ बाप दोनों का प्यार दिया कि ऐसी निकली, और नफरत इसलिए कि वो उसकी सगी बहन कहलाने के लायक नहीं है। यामिनी घबराई नजरों से अपनी बहन को देख रही थी। राणा ठाकुर मुस्कुराते हुए सुप्रिया के साइड से निकल गए। इतना बड़ा धोखा, सुप्रिया जी हैरानी से बुदबुदाई। दी मेरी बात। यामिनी बात पूरी करती उससे पहले सुप्रिया ने उसे चिढ़कर एक थप्पड़ जड़ दिया। यामिनी का चेहरा एक तरफ झुका गया, उसकी मुट्ठी कस गई। तुमसे अच्छी तो सौतेली बहनें होती है यामिनी। तुमने तो अपनी सगी बहन का बसा बसाया घर उजेड़ दिया। अपने आंसू साफ करते हुए, मैंने अपने पति पर विश्वास ना कर तुम पर विश्वास किया। बस अब और नहीं, ये शादी में नहीं होने दूंगी। सुप्रिया जी जैसे ही जाने के लिए मुड़ी की तभी अचानक से यामिनी ने उसके बालों को कसकर पकड़ कहा, ऐसे कैसे प्यारी बहना। शादी तो होकर रहेगी पर आज नहीं, तुम्हारे मातम के बाद। यामिनी ने सुप्रिया जी के बालों को पकड़ घसीटते हुए उन्होंने छत के किराने तक लेकर जाने लगी। सुप्रिया खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन यामिनी की पकड़ मजबूत थी। वो जैसे ही सुप्रिया जी को नीचे धक्का देने वाली थी कि तभी अब आगे। रात के करीबन 12 बज रहे थे। राजपूत महल में सभी डिनर कर सो चुके थे। वही देवांश और यामिनी के कमरे में दोनों ही चैन की नींद सो रहे थे। तभी यामिनी के साइड टेबल पर रखा उसका फोन रिंग हुआ। आवाज सुन यामिनी निंदा से जागी और उसने नींद में ही फोन उठाकर कान पर लगाया। सो रही थी मेरी जान, दूसरी तरफ से एक शख्स ने हंसते हुए कहा। आवाज को सुन यामिनी की नींद ही उड़ गई। तुम, यामिनी चिल्ला उठी। तभी उसका ध्यान साथ में सो रहे देवांश जी पर गया, जिसे देख यामिनी घेरे से उठी और कमरे से बाहर आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे फिर से फोन करने की, और मेरा नंबर कैसे पता चला तुम्हें? यामिनी ने गुस्से से फोन पर कहा। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से उस शख्स ने कहा, हम ठाकुरों को तुम जैसी औरतों से उलझने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं पड़ती। और रही बात नंबर की, राणा ठाकुर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है समझी। कहते वक्त उसकी आवाज में सर्दगी थी, जिसे सुनकर यामिनी ने दांत पीसकर कहा, आखिर चाहते क्या हो तुम? सालों पहले जो मेरे साथ किया, क्या उससे तुम्हारा मन नहीं भरा? जो आज 20 साल बाद तुम्हें मेरी याद आई? कहकर यामिनी ने अपने आसपास देखा कि कोई उसकी बातें सुन तो नहीं रहा है, पर उसे कोई नहीं दिखा। और यहीं यामिनी मात खा गई, क्योंकि कोई था जो पास में ही पिलर के पीछे छुप उसकी बातें सुन शैतानी मुस्कुरान कर रहा था। मेरी अमानत जो 20 सालों से तुम्हारे पास है, मुझे वो चाहिए। मेरी अमानत मुझे दो, बदले में मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा, वरना। यामिनी के पुराने आशिक राणा ठाकुर ने अपनी ठाकुरों वाली आवाजा में कहा। उसकी बात सुनकर यामिनी सोच में पड़ गई।
कि राणा ठाकुर की उसके पास ऐसी कौन सी चीज है जो 20 सालों से उसके पास होकर भी उसे पता नहीं है। यामिनी के माथे पर शिकन पड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज होगी जिसके लिए राणा ठाकुर ने आज 20 साल बाद उससे कॉन्ट किया है, जबकि पिछले 20 सालों में अभी उसने मुड़कर उसकी तरफ भी नहीं देखा। यामिनी की खामोशी को भांपते हुए राणा ठाकुर ने शैतानी मुस्कुराहट करते हुए कहा, सोचो यामिनी, सोचो। मेरी उस अमानत के बारे में। उसे यामिनी की खामोशी देख हंसी आ रही थी। काफी सोचने के बाद अचानक से पामिनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। राणा ठाकुर, जिस अमानत की तुम बात कर रहे हो, उसे तुमने 20 साल पहले ही ठुकरा दिया था। भूली मत, जब मैं तुम्हारे घर आई थी तब तुमने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाला था, और अब तुम्हें वो चाहिए। कभी नहीं, वो तुम्हें अब कभी नहीं मिलेगा, समझे तुम, कहकर यामिनी जैसी ही फोन डिस्कनेक्ट करने वाली थी कि तभी राणा ठाकुर ने सर्द आवाज में कहा, उसे तो मैं लेकर ही रहूंगा, किसी भी कीमत पर। एक पता भेज रहा हूं, कल उस पते पर पहुंच जाना, समझी, वरना तुम्हें मैं इस कदर बर्बाद कर दूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, कहकर राणा ठाकुर ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। यामिनी अभी अपना कान पर लगाकर खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। अचानक से यामिनी ने गुस्से से अपना फोन दीवार पर मारना चाहा, पर उसके हाथ वहीं रुक गए, क्योंकि ये नया फोन था। पहला फोन उसने सुबह ही फोड़ दिया था। वही पिलर के पीछे छुआ वो शख्स होठों पर तिरछी मुस्कान लिए चला गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक अच्छी जिंदगी पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और आज वो राणा ठाकुर ने आकर मुझसे मेरा सब बर्बाद करने में लगा हुआ। अगर मेरा सच सामने आया तो देवांश मुझे जिंदा गाड़ देंगे, और मेरे बच्चे मुझसे नफरत करेंगे। यामिनी खुद में बुदबुदाने लगी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी और बेहिसाब टेंशन। वही दूसरी तरफ युवाना अंश के सिर को अपने सीने पर रख सो रही थी। वही अंश जिसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। वो युवाना के सीने पर सिर रख एक टक अपनी व्हील चेयर को देखे जा रहा था। अंश ने युवाना सिर उठाकर युवाना के सोते हुए चेहरे को देखा और फिर घेरे से आगे बढ़ उसके होठों को चुमा। वही दूसरी तरफ अर्थव के कमरे में किरण बेड पर सो रही थी। तभी उसके कानों में कुछ गिरने की आवाज पड़ी। वो झट से उठकर बैठ गई। किरण ने देखा कि आज शादी के इतने दिनों बाद अर्धव कमरे में आया है, पर अर्धव के कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने बहुत पी रखी थी। किरण अर्थव को देख बेड से खड़ी हुई और उसके पास जाकर उसके सीने को सहलाते हुए घेरे से कहा, आज बहुत दिनों बाद इस कमरे में तुम्हारे दर्शन करने को मिले हैं। मुझे क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें देना बंद कर दिया? वो कुटिलता से मुस्कुराई। वही अर्धज ने किरण को पूरा और दूर धकेल दिया। दूर रहा करो मुझसे, समझी। वो जाकर बेड पर गिर गया। उसे देख किरण ने इविल स्माइल करते हुए कहा, तुमसे दूर तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहेगी, कहकर किरण अर्थव के ऊपर जाकर बैठ गई। CH21 कहानी में ट्विस्ट दो। अब आगे, जहां एक तरफ यामिनी और अंश के आंखें से निद कोसों दूर थी, वही दूसरी तरफ अर्धव के कमरे में किरण उसके होठों को बेतहाशा चुमे जा रही थी। अर्थव उसे दूर करने की कोशिश में था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अर्धव की नाइटी को निकालने की फिराक में है। किरण सांवली सी थी, पर खूबसूरत भी थी। उसका नशा चढ़ने के बजाय उतर गया था। अर्धव ने इविल स्माइल करते हुए कहा, वैसे तो मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तुम आज रात बेड पर अपने बीवी होने का फर्ज अदा करते हुए अपने पति को खुश करो। आह! किरण अचानक से कराह उठी, क्योंकि अर्थव के शब्द खत्म होते ही उसने उसकी उभारों को बहुत ही ज्यादा जोर से प्रेस किया। किरण की आंखें हल्की नम हो गई। फर्ज तो मैं रोज अदा करूंगी, अगर तुम बाहर मुंह मारना छोड़ दी तो, किरण ने अर्धव के चेहरे पर उंगलियां फिराते हुए धीरे से कहा। अर्धव ने जब उसकी बात सुनी तो उसने बेदर्दी से उसे पलटा और उसके इनरत्ना के हुक को खोलते हुए कहा, मुझे तुम पसंद नहीं, और जो मुझे पसंद है वो उस अपाहिज को पसंद करती है। वो किरण की पीठ को चुमते हुए बाइट करने लगा। किरण ने चादर अपनी मुट्ठी में भींच ली। वो सिसकियां भरने लगी, अपने निचले होठ को दांत तले दबाने लग। आह! किरण दर्द से तड़प उठी।
अर्थव को उससे प्यार नहीं था और ना ही उससे कोई लगाव जो वो आराम से उसके साथ बेड पर पेश आए। किरण ने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया और ऊपर सीलिंग को देखते हुए उसके होठों पर खतरनाक स्माइल उभर आई। भले ही तुम मुझे अपनी बीवी ना मानो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे जो चाहिए वो मुझे तुम ही दे सकते हो। इसलिए आज खुद तुम्हारे आगे बिछ गई पतिदेव, वरना तुम तो आज के बाद मेरे रद्दी भर के भी काम नहीं आने वाले हो। किरण ने चेहरे पर इविल स्माइल और दर्द के मिले जुले भाव के साथ मन ही मन खुद से ही कहा। यही अर्थव आने वाले कल से अनजान अपनी जिंदगी के आज के मजे लगे रहा था। अगली सुबह यामिनी जल्दी से तैयार होकर महल से निकल गई थी। वही अर्धव अपने कमरे पेट के बल सो रहा था। वो अकेला ही था, उसकी कमर पर सिर्फ एक पतली चादर चढ़ी हुई थी। वही डाइनिंग टेबल पर आज युवाना, अंश और देवांश जी ही थे। युवाना अंश को उसका ब्रेकफास्ट खिला रही थी। तभी उसका पीए राघव वहां आया। वो कुछ बोले उससे पहले ही युवाना ने कहा, रावग तुम मेरा बाहर गार्डन में वेट करो। उसने एक नज़र राघव को देखने की जिम्मत नहीं उठाई। यस मैम, राघव ने कहा और वो बाहर चला गया। युवाना नहीं चाहती थी कि देवांश के सामने वो राघव के साथ बातें डिस्कस करे। देवांश जी अपना ब्रेकफास्ट कर उठे और अंश के माथे को चूमकर कहा, मेरा शेर बेटा। वो उसकी पीठ थपथपाते हुए चले गए। अंश मुस्कुराते हुए उन्हें जाते हुए देख रहा था। इस बात से अनजान की उसकी खड़ूस बीवी उसे दूर रही है। अंश डार्लिंग, मुझे ऐसे देख तो आज तक कभी नहीं मुस्कुराए तुम। युवाना ने अंश की बुड़ी पकड़ी और उसका चेहरा अपनी तरफ किया और टिश्यू पेपर से उसके माथे को साफ करने लगी। ये लड़का सिर्फ मेरा है, तो इस लड़के को चुमने का, इसे देखने का, इस लड़के पर गुस्सा करने का, प्यार करने का हक भी सिर्फ मेरा है। तो कैसे कोई गैर मेरे इस मासूम पति को चुम सकता है? युवाना ने सोचा। उसके माथे पर शिकन की लकीरें थी। मेरी एक बात ध्यान से सुना, तुम्हारे लिए मैंने बचपन से लेकर आज तक किसी गैर लड़के के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि मेरा दिल तुमने मेरी 6 साल की उम्र में ही चुरा लिया था। भले ही आज तुम्हें वो चीजें याद ना हो, लेकिन आज से ये जरूर याद रखना कि तुम सिर्फ युवाना के हो। और अभी भी तुमने मेरे अलावा किसी भी गैर लड़की के बारे में सोचा या फिर किसी गैर को खुद को इस तरह से टच करने दिया, तो याद रखना अंश डार्लिंग, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं तुम्हें छोड़ अपना सब कुछ बांट सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मैं किसी भी हाल में किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। यू नो ना कि मैं कैसी हूँ, इतना तो जान ही गए होगे मुझे तुम अब तक। युवाना ने अंश के कानों में फुसफुसाते हुए धीरे से सन की आवाज में कहा, मानो जैसे देवांश जी नहीं कोई लड़की अंश को चुम कर गई हो। वही युवाना की बात सुनकर अंश ने अपना निचला होठ बाहर निकाल उसे देखा। ये औरत पागल है, अंश ने सोचा, लेकिन इसकी यही अदा अंश को पसंद थी। युवाना के आने के बाद अंश एकदम किसी गुलाब की तरफ खिल गया था। अचानक से युवाना अंश के होठों को चुमने लगी। तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, हम जल्दी बच्चे पैदा करेंगे। युवाना ने अंश के होठों को फिर से चुमा। युवाना की बच्चों वाली बात सुन अंश थोड़ा हैरान रह गया। वही युवाना चाहती थी कि जल्दी अंश ठीक हो जाए और जल्दी उनके बच्चे हो, ताकि अंश के पास वो और बच्चे ही एक ऑप्शन रहे। वरना युवाना को डर था कि अंश ठीक हो जाएगा तो और भी ज्यादा हदसम लगेगा, लड़कियों उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगी। और अंश, जिसकी आधी जिंदगी व्हील चेयर पर एक बंद कमरे में बीती है, वो चलने फिरने लगेगा तो यो उसे भूल कहीं उड़ने ही ना लग जाए। उसके अलावा वो किसी और गैर लड़की के साथ संबंध ना बनाए, ऐसा युवाना के दिमाग में चलता रहता था। वो अंश के लिए ओवर पॉजिटिव थी, पर वो गलत थी। कुछ देर बाद युवाना अंश को लेकर गार्डन में पहुंची। वहां राघव उसका इंतजार कर रहा था। चही दूसरी तरफ एक मामूली से कॉफ में यामिनी एक कोने की टेबल पर बैठी राणा ठाकुर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक उम्रदराज आदमी उसकी तरफ आ रहा है। उसे देख यामिनी का माथा ठनक गया। ये राणा ठाकुर था, जिसके कारण यामिनी ने ना जाने क्या कुछ नहीं किया था अपनी जवानी में। राणा ठाकुर मुस्कुराते हुए यामिनी के सामने बैठ गया और उसने यामिनी को देखते हुए कहा,
मेरी जान, इस उम्र में भी तुम्हारी खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। उसने अपना निचला होठ दाब दिया, जिसे देख यामिनी ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, और इस उम्र में भी तुम्हारे कमीनेपन में भी कमी नहीं है। वो दांत पीसकर उसे घूरने लगी। उसका बस चलाता तो वो इस राणा ठाकुर को गोलियों से छन्नी कर देती। यामिनी की बात सुन राणा ठाकुर हंसने लगा। आज भी वैसी ही हो, एकदम मुंह फट, राणा ठाकुर ने कहा, जिसे सुनकर यामिनी ने गुस्से से ही कहा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है तुमने? क्या तुम्हें नहीं पता, या फिर अनजान बनने का दिखावा कर रही हो? राणा ठाकुर ने यामिनी को घूरते हुए कहा। यामिनी उसकी बात पर दांत पीसती रह गई। जिसे अपनी अमानत कह रहे हो, उसे 20 साल पहले ठुकरा, किसी का गंदा खून बोलकर तुमने मुझे अपने गार्ड के हाथों धक्के मारकर बाहर फेंका था, और आज तुम उसे 20 साल बाद वापस पाना चाहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बीवी बांझ निकली, या फिर तुम ही नामर्द बन गए हो? यामिनी ने गुस्से से मुस्कुराते हुए कहा। वही यामिनी बात सुनकर राणा ठाकुर ने गुस्से से अपना हाथ जोर से टेबल पर दे मारा। कॉफ में सुबह के वक्त ज्यादा लोग तो नहीं थे, लेकिन जितने थे वो सभी उन्हें देखने लगे। उन सभी को इग्नोर कर राणा ठाकुर ने कहा, अपनी हद में रहकर बात करो। यामिनी समझी वो गुस्से से कांप उठा, क्योंकि यामिनी ने शब्द सही थे। राणा ठाकुर को एक औलाद हुई थी, वो बेटा था, लेकिन 18 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। ये कोई बड़ी बात नहीं है। उससे भी बड़ी बात ये है कि बेटे के होने के बाद एक एक्सीडेंट बाद राणा को डॉक्टर ने कहा कि अब वो अभी भी बात नहीं बन सकता। तभी इस बात ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन एक लौते बेटे की मौत के बाद राणा ठाकुर को अपने ठाकुर खानदान के वंश के लिए फिक्र होने लगी थी। उसके बाद उसका कोई वंशज नहीं रहेगा। ठाकुर खानदान राणा ठाकुर के बाद खत्म। लेकिन तभी उसके दिमाग में यामिनी का ख्याल आया। उसका एक अंश भी है, और वो है अर्धव। अर्धव राणा ठाकुर का बेटा है। यामिनी को जब राणा ठाकुर ने छोड़ दिया था, तब यामिनी को अपनी बहन की खुशियों से जलन होने लगी, और उसने वो खेल खेला जो आज उसे किस मोड़ पर खड़ा करेगा पता नहीं। CH-22 यामिनी के लिए एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुआं। अब आगे गार्डन में युवाना, अंश और राघव थे। राघव ने युवाना की तरफ रिपोर्ट बढ़ाते हुए कहा, मैम, ये रही उन मेडिसिन की रिपोर्ट जो अपने मुझे लैब में टेस्ट करने के लिए दिए थे। वो रिपोर्ट राघव ने युवाना को थमा दिए। उन रिपोर्ट को युवाना ने लिया और उसके एक एक पन्ने को ध्यान से देखने लगी। जिसे जिसे युवाना उन रिपोर्ट को देख रही थी, वैसे वैसे उसका चेहरा खत्म और गुस्से से बढ़ता जा रहा था। युवाना ने रिपोर्ट को टेबल पर पटका और अंश के पास जमीन पर बैठकर उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर उससे पूछा, अंश, क्या तुम्हें यामिनी कोई मेडिसिन खिलाती थी? उसने अंश के चेहरे को हाथ में भरा। अंश ने जब युवाना की बात सुनी तो जल्दी जल्दी से अपनी पलकें झपका दी, क्योंकि यामिनी ही सच में अंश को जबरदस्ती मेडिसिन खिलाती थी। पर अंश को पता था वो मेडिसिन किस चीज की थी, इसलिए वो उसे बाहर निकलता था, लेकिन अभी अभी मजबूरन उसे वो मेडिसिन खानी पड़ती थी। अंश की हाँ सुनकर युवाना ने अंश के बालों को सहलाते हुए राघव से कहा, राघव, जो मेडिसिन मैंने तुम्हें दी थी वैसी ही मेडिसिन मुझे और लाकर दो। ये सब कहते वक्त युवाना का चेहरा एकदम सख्त था। जी मैम, कहकर राघव चला गया। उसके जाने के बाद युवाना ने अंश की आंखों में देखते हुए उससे पूछा, यामिनी और अर्धव ने तुम्हें बहुत दर्द दिया है ना? अंश ने अपनी पलकें झपका दी, जिसे देखकर युवाना ने कहा, बदला लेने चाहोगे? उन दोनों माँ बेटे से उसके चेहरे पर सन की स्माइल उभर आई। हा यूची, अंश ने हकलाते हुए मुश्किल से कहा। ठीक है फिर, यामिनी और अर्धव आज से रोज मरेंगे, हर वक्त हर पल मरेंगे। उनकी जिंदगी में ऐसी ही व्हील चेयर पर लेकर आओगी। तुम पर किए हर जुल्म का बदले का हिसाब होगा। अब युवाना ने अंश की आंखों में देखते हुए कहा, जो नम थी। यामिनी ने बचपन से अंश को ऐसी मेडिसिन खिलाई है जिससे अंश ठीक होने के बजाय धीरे धीरे मर जाएगा। उन दवाइयों के कारण ही अंश का शरीर सूखी लकड़ी जैसा था। आंखें अंदर आई हुई थी, उनके नीचे काले गड्ढे बने हुए थे। अगर युवाना सही वक्त पर अंश की जिंदगी में ना आती तो शायद अंश अब तक मर गया होता।
सिर्फ और सिर्फ यामिनी के कारण। लेकिन अब यामिनी का दाव ही उस पर ही उलटने वाला है। वही कफी में यामिनी और राणा ठाकुर अतीत को दोहरा रहे थे। इस बात से अनजान कि यामिनी के पीछे ही टेबल पर किरण आंखों में गॉगल्स लगाकर सौर बड़ी सी कोट पहन आराम से कॉफी पीते हुए उनकी बातें सुन मुस्कुरा रही थी। यामिनी, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब तुम्हें दूंगा, राणा ठाकुर ने शांति से कहा। यामिनी ने गुस्से से उससे कहा, राणा ठाकुर भूले मत, जिसे तुम मेरा बेटा कह रहे हो, जिसे तुम इतने हक से मांग रहे हो ना, उसे तुमने 20 साल पहले ही गंदा खून बोलकर ठुकरा दिया था। उसे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए मैंने अपनी बहन को तक बर्बाद कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने हम दोनों को ठुकरा दिया। सिर्फ तुम्हारे कारण मुझे बहुत से गुनाह करने पड़े। मेरा बेटा देवांश को अपना बाप मानता है ना कि तुम्हें, और अगर उसे पता चला कि उसका असली बाप तुम हो, फिर भी वो तुम्हें बाप मानना तो क्या तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करेगा। यामिनी ने राणा ठाकुर को खा जाने वाली नजरों से घूरा। मेरा ही गंदा खून है उसकी रगों में, जो पता चलने पर मेरे पास ही आएगा, और अगर नहीं भी आया तो तुम होना उसे ठाकुर खानदान का वारिस बनाने के लिए। उसे समझाओ यामिनी, क्योंकि मैं अपना डूबता हुआ वंश नहीं देख सकता, और अगर तुम ये नहीं कर पाई तो तुम तो जानती हो कि तुम्हारी हर एक करतूतों के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ, और मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी देवांश तक पहुँचने में, राणा ठाकुर ने यामिनी को घूरते हुए कहा, जिसे देख यामिनी दांत पिसती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और अभी क्या कहे। अगर अर्धव को उसने समझाया कि राणा ठाकुर उसका बाप है, तो अर्धव उसे घिन भरी नजरों से देखेगा। वो या तो राणा ठाकुर को मार देगा या फिर उसे या दोनों को। अर्धव का प्यार उसकी बहन से भी उठ जाएगा। वो शायद खुद की जिंदगी भी बर्बाद कर देगा। और अगर यामिनी ने राणा ठाकुर की बात नहीं मानी तो भी वही होगी। देवांश जी दोनों के ही धक्के मारकर बाहर निकलवा देंगे, और शायद रूही का भी डैन टेस्ट करवाएंगे। बाप बेटी भी इस शक के कारण दूर हो जाएंगे। ये सोच यामिनी का मन अपने बाल नोचने का कर रहा था। मरना उसे अब दोनों तरफ से था, या शायद चारों तरफ से, क्योंकि अब युवाना सूर्यवंशी नाम का सबसे बड़ा ग्रहण यामिनी की जिंदगी में अंधेरा भरने वाला था। यामिनी गुस्से में उठकर दंदनाते हुए चली गई। उसके जाने के बाद राणा ठाकुर भी चला गया। किरण ने अपनी आंखों पर गॉगल हटाते हुए खुद से ही मुस्कुराते हुए कहा, वाह सासू माँ तो अपनी जवानी की मधुबाला निकली। मानना पड़ेगा आपको सासू माँ। सोई एक के साथ उसका बच्चा पेट में लेकर क्या क्या गुल खिलाए हैं, लेकिन जो मेरे साथ किया उसका क्या। मुझे 2 टके की लड़की कहकर बालों से पकड़ घर से बाहर निकालने वाली थी ना। अब अपने हाथ में रखी चीज को देखते हुए अब मैं तुम्हारा जीना हराम करूंगी सासू माँ। किरण ने अपने आखिरी शब्द पर जोर दिया। किरण ने छोटी सी रिकॉर्डिंग वाली चीज में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। जो भी बातें यामिनी और राणा ठाकुर में हुई थी वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। CH-23 पार्टी और एक साजिश। अब आगे कुछ हफ्तों बाद आज राजपूत महल के दुल्हन की तरह सजाया गया था। चारों तरफ रोशनी बिखरी हुई थी, क्योंकि आज राजपूत महल में रूही राजपूत के इतने सालों बाद लौटने की खुशी में पार्टी रखी हुई थी। यामिनी और देवांश खुद गेस्ट का वेलकम करने के लिए आगे बढ़े थे। कहा पहुंची ही बेटा तुम, देवांश जी ने फोन पर रूही से कहा। उनकी बात सुनकर रूही ने चहकते हुए कहा, डोंट वरी डेढ़ में टाइम पर पहुंच जाऊगी। अब तो एयरपोर्ट चेकआउट कर बाहर आई हूँ, पहुंच जाऊंगी कहकर रूही ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके अंदर आज भी बचपना भरा हुआ है, देवांश जी ने गहरी सांस लेकर यामिनी से कहा, जिसे सुनकर यामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्ची ही है अभी। यही दूसरी तरफ कमरे में अंश सूट बूट पहनकर तैयार बैठा था। वो अपने सामने खड़ी युवाना को देख रहा था, जो अपनी साड़ी पहन रही थी। अंश युवाना की पीठ पर तौल को अपनी ठरकी नजरों से घूर रहा था। अगर वो आज ठीक होता तो शायद युवाना को गोद में उठाकर बेड पर पटकता और उसे ना जाने किस किस पोजीशन में रात भर तंग करता। यही युवाना जब तैयार हुई तो उसने मिरर में से अंश को देखा, जो उसे देख पूरा खो गया था। जिसे देख युवाना के होठों के कोने मुड़ गए।
ऐसे नजर से मत देखो अंश डार्लिंग, वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगी और तुम्हें पूरा खा जाऊंगी, युवाना ने अंश के ऊपर झुकते हुए बिल्ली की तरह गुर्रा कर कहा। युवाना की बात सुन अंश सक्का गया। वो इधर उधर देखने लगा, जिसे देख युवाना ने उसके होठों को चुमते हुए मदहोशी से भरी आवाज में कहा, जब तुम ठीक हो जाओगे ना तब हम दोनों इस बंद कमरे में सेक्स पार्टी करेंगे। तब मैं बिस्तर पर बिना कपड़ों के अपने हाथों और घुटनों के बल होगी और तुम पीछे से। इससे पहले युवाना अपनी गंदी बात पूरी करती तभी अचानक से अंश ने अपने और उसके होठों के बीच का उंगली भर का फासला मिटा दिया और युवाना को खामोश कर दिया। उसकी बीवी में अश्लीलता कुट-कुट कर भरी हुई है, अंश ने सोचा। वही अंश की किस से युवाना किस करते हुए मुस्कुरा उठी। कुछ देर बाद वो नीचे आए। वहां सभी मेहमान मौजूद थे। वही युवाना को देख अर्धव लगातार उसे ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था और अंश अर्थव को, इस आदमी नजर हमेशा मेरी बीवी पर होती है, अंश ने गुस्से से मन ही मन कहा। तभी यहाँ की लाइट ऑफ हुई। एक स्पॉटलाइट एक लड़की के ऊपर पड़ी। वो लड़की रूही राजपूत थी। देवांश और वामिनी मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। रूही उछलते हुए आगे बढ़ी और देवांश जी के सीने से लिपटकर कहा, ओ डैड, मैंने आपको बहुत बहुत मिस किया। उसकी आंखों हल्की नम थी। देवांश जी ने उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से कहा, हमने भी आपको बहुत मिस किया। सारा प्यार सिर्फ अपने डैड के लिए, यामिनी ने नाराजगी से कहा, जिसे सुनकर रूही ने उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं मॉम, थोड़ा प्यार आपके लिए भी है। उसने कसकर यामिनी को गले लगा लिया। वैसे भाई कहा वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, रूही ने अर्थव को महफिल में बुड़ते हुए कहा। तभी किसी ने पीछे से उसके सिर पर मारते हुए कहा, तेरा एकलौता भाई यहाँ है, अर्धव ने कहा। आह डैड, देखा भाई ने आते ही मुझे तंग करना शुरू कर दिया, रूही ने देवांश जी को देखते हुए कहा। जिसे सुन देवांश जी ने अर्धव को घूरा। सॉरी डैड, पर बहन है मेरी, इतना तो हक बनता है मेरा, अर्धव ने मुस्कुराते हुए कहा और रूही को गले लगा लिया। कैसे हो आप भाई, रूही ने पूछा। अर्धव ने जवाब देते हुए कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उसने इतना ही कहा था कि तभी रूही ने पास में खड़ी किरण को देखते हुए कहा, वैसे ये कौन है? उसकी बात सुनकर तीनों के चेहरे की खुशी गायब हो गई। जिसे देख किरण ने इविल स्माइल करते हुए कहा, मैं तुम्हारे एकलौते भाई की बीवी और तुम्हारी भाभी हूँ, मेरी प्यारी नंदन जी। किरण ने रूही के गालों को खिंचा। वैसे रूही दिखने में काफी सुंदर थी, पर थोड़ी सी हाइट में कम थी। भाई आपने शादी कर ली? लेकिन अब, रूही ने पूछा। जिसे सुनकर अर्धव ने किरण को घूरते हुए कहा, बहुत लंबी कहानी है, वक्त मिलते बता दूंगी, तब तक हम पार्टी एंजॉय करें। अर्धव रूही को लेकर जाने लगा था कि तभी देवांश जी ने कहा, रूही बेटा, क्या आप अपने बड़े भाई से नहीं मिलेंगी? रूही ने एक नजर दूर खड़े अंश को देखा और अपना चेहरा फेर लिया। वही देवांश जी की बात सुनकर यामिनी ने गुस्से से अपनी आंखें कसकर बंद की। देवांश वो बाद में मिल लेगी, तब तक उसे बाकी मेहमानों से मिलने दीजिए। वो रूही को लेकर चली गई। देवांश जी ने दूर खड़ी युवाना और अंश को देखा। अंश ने उन्हें देख नजरें झुका ली। अंश को लगा शायद उसकी बहन उससे मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका खुशी से भरा चेहरा मुरझा गया। युवाना को अंश मुरझाया चेहरा बर्दाश्त नहीं हुआ। अंश डार्लिंग, जो लोग हमें देखकर भी इग्नोर करे, हमें भी उन लोगों कभी मुड़कर नहीं देखना चाहिए, वरना वो लोग अपनी औकात भूल हमारे आगे अपना रंग दिखाने की कोशिश करते हैं। समझे तुम? अब अपना मुरझाया चेहरा ठीक करो, वरना तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, युवाना ने अंश पर गुस्सा करते हुए कहा। पर अंश नहीं माना। वो दूर खड़ी अपनी बहन को मुस्कुराते हुए बातें करते हुए देखने लगा। जिसे देख युवाना ने अंश को घूरा। तुम्हारे लिए वो लड़की इतनी इम्पोर्टेंट है, युवाना ने गुस्से से कहा और वहां से चली गई। अंश भी युवाना को इग्नोर कर दिया। रूही थी जो बचपन में अंश के साथ अपनी गुड़िया से खेलती थी, चोरी से उसके लिए चॉकलेट लेकर आती थी और अपनी लोतली आवाज में उससे बातें करती थी। उसे हर साल अपने नन्हे नन्हे हाथों से राखी बांधती थी। लेकिन वो रूही आज बदल गई है। ये सोच अंश की आंखों में आंसू आ गए। वही यामिनी ने दूर खड़ी किरण को देखा
और अंश की तरफ इशारा किया, जिसे देख किरण ने अंश को देखा और उसे देखते हुए खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगी। कुछ घंटों पहले, आज मेरी बेटी की लौटने की खुशी में देवांश ने पार्टी रखी है, तो पार्टी में मेहमान भी बहुत आएंगे। किसी बहाने से उस युवाना को अंश से दूर कर दो और आज ही उस अपाहिज लड़के का खेल खत्म कर दो, यामिनी ने शातिर स्माइल करते हुए सामने खड़ी किरण से कहा। यामिनी एक एक कर अपने रास्ते के कांटे को हटाने की फिराक में थी। अंश की ठीक होती हालत देख यामिनी को चिंता लगी रहती थी कि एक दिन अंश पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा और फिर एक झटके में सब खत्म। उस घमंडी युवाना की जान उस अपाहिज में बसती है। अब मैं उस अपाहिज की जान लेकर एक तीर से दो शिकार करूंगी। उस दिन उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया, उसे क्या लगा मैं चुप बैठूंगी? कभी नहीं। युवाना सूर्यवंशी, तुम हर बार दूसरों उनकी औकात दिखाती हो ना, अब मैं तुम्हारी औकात दिखाऊंगी, किरण ने दांत पीसते हुए कहा। उस दिन जो युवाना ने उसके साथ किया था वो किरण भूली नहीं थी। किरण ने अंश की तरफ देखा और शातिर स्माइल करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी। C824, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अब आगे। पार्टी में सभी एंजॉय कर रहे थे। वहां गार्डन एरिया में बहव-पहल थी। एक तरफ बैंड वाले म्यूजिक चला रहे थे, वेटर सभी को ड्रिंक सर्व कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ युवाना अपने कमरे की बालकनी में हाथ बांधे खड़ी अंश को ऊपर से देख रही थी। अंश की नजरें अपनी बहन पर थी, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। युवाना को ये देख गुस्सा आ रहा था। तभी युवाना का फोन रिंग हुआ। वो एक नजर अंश को देख बेड पर रखा फोन लेने चली गई, जिसे देख किरण मुस्कुराते हुए चारों तरफ देखा। किसी की नजरें उस पर नहीं थी। सिर्फ यामिनी को छोड़ किरण अंश के पास जाकर उसकी व्हील चेयर को जोर से धक्का देते हुए महल के पीछे लेकर जाने लगी। अंश को पता नहीं था कि पीछे से कौन उसकी व्हील चेयर को इतनी जोर से धक्का दे रहा है। उसे तो पीछे मुड़कर देखना भी नहीं आ रहा था। वो मजबूर था। इतना तो अंश समझ गया होगा कि ये युवाना नहीं है। किरण अंश को लेकर महल के पीछे से अंदर चली गई। पता नहीं उस युवाना को तुम जैसे अपाहिज बदसूरत में क्या नजर आया जो तुमसे शादी कर बैठी है, किरण ने अंश की व्हील चेयर को फ्लिट में धकेलते हुए कहा। किरण की आवाज सुन अंश ने हकलाई आवाज में चिल्लाया, यूवी। उसकी चिल्लाहट नॉर्मल आवाज से भी कम थी। तुम तो ठीक से चिल्ला भी नहीं सकते। पता नहीं वो जवान लड़की अपने अरमानों को बेड पर कैसे कंट्रोल करती होगी। किरण ने अंश के सामने आकर उसके चेहरे को देखते हुए इविल स्माइल करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अंश ने अपना चेहरा फिरा लिया। तभी किरण ने आगे कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बीवी ने शादी तुम्हारे साथ की हो और सुहागरात किसी और के साथ मनाई हो। किरण ने देखा अंश के भाव उसकी बात सुन बदल रहे थे। गंदी हो तो तुम, अंश ने मुश्किल से कहा, जिसे सुनकर किरण ने गुस्से से अंश को थप्पड़ मारा। साले अपाहिज, तेरे कारण तेरी उस सो कॉल्ड बीवी ने सभी के सामने शर्मिंदा किया, मेरे बालों को पकड़ा और मेरा सिर दीवार पर मारा। सिर्फ तेरे कारण बहुत जान बसती है ना उसकी तुझ में। आज तेरी जान लेकर मैं उसे जीते जी मार दूंगी। किरण ने अंश के बालों को कसकर पकड़ दांत पीसते हुए कहा। अंश के बाल नाजुक थे, उसे दर्द हुआ। तब तक लिफ्ट महल के छत पर पहुंच गई थी। फ्लिट से बाहर आकर किरण ने देखा वहां ठीक सामने यामिनी खड़ी थी। वो महल के अंदर वाली फ्लिट से पहुंची थी। अंश यामिनी को देख कांपने लगा, जिसे देख यामिनी शातिर स्माइल करते हुए उसके करीब आई और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर अपना खौफ देखकर अच्छा लगता है मुझे। अचानक से कसकर अंश के बालों को पकड़ दांत पीसते हुए, पर आज मुझे सुकून चाहिए, पुरसुकून होकर मैं चैन से सोना चाहती हूँ। जो काम 20 साल पहले कर भी अधूरा रह गया था, आज उसे मैं पूरा करूँगी। आज फिर से 20 साल पहले का वो वाकया फिर से दोहराऊंगी, कहकर यामिनी ने गुस्से से अंश की व्हील चेयर पर लात मारी, जिसे व्हील चेयर अपने आप चलने लगी। यामिनी और किरण जहरीली मुस्कान के साथ अंश की व्हील चेयर को देखते हुए नीचे चली गई और मेहमानों में शामिल हो गई, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। यही युवाना जो बालकनी से अंश को गार्डन में ढूंढ रही थी।
अचानक से ऊपर से उसकी आंखों के सामने से कुछ संकेत के अंदर ही कुछ गिरा। उसे देख युवाना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शशशश युवाना जोर से चिल्लाई। उसने रोते हुए बालकनी से झांका तो पाया उसका अंश व्हीलचेयर के साथ नीचे पुल में गिर गया था। पुल का पानी खून से लाल हो गया था। यामिनी और किरण को छोड़ सभी हैरान थे। देवांश जी तो सुन्न हो गए थे। युवाना दौड़ते हुए रोते हुए नीचे आई और सीधे पुल में कूद गई। लाल पानी में उसने देखा वो भारी भरकम व्हीलचेयर अंश के ऊपर गिर गई थी। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में आईसीयू के सामने देवांश जी इधर उधर चक्कर काट रहे थे। यामिनी और अर्धव रूही एक तरफ खड़े थे। किरण उनके साथ ही थी। यामिनी झूठे आंसू बहा रही थी। युवाना वही बेंच पर सिर झुकाकर बैठी हुई थी। तभी डॉक्टर बाहर आए, जिसे देख युवाना जल्दी से उनके आगे खड़ी हुई और बेताबी से कहा कि कैसा है वो यो ठीक तो है। युवाना के हाथ पैर उसकी जुचान उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके पैर थर-थर काँप रहे थे। सभी ने डॉक्टर को घेर लिया। पेशेंट का बहुत खून बह चुका है। चोट उनके सिर पर लगी है। वो बार बार पापा कह रहे हैं। शायद पेशेंट आपसे मिलना चाहता है। डॉक्टर आखिर में देवांश जी की तरफ देखते हुए कहा। डॉक्टर की बात सुनकर युवाना ने कहा, वो मेरा अंश है। वो मुझसे मिलने का कह रहा होगा। आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो जल्दी से वार्ड के अंदर जाने को हुई कि डॉक्टर ने युवाना को रोकते हुए कहा, देखिए, पेशेंट अपने पापा से मिलना चाहता है। बेहतर रहेगा कि आप उन्हें ही मिलने दे, कहकर डॉक्टर देवांश जी को अपने साथ लेकर चले गए। कुछ देर बाद देवांश जी बाहर आए तो युवाना ने उसके हाथ को पकड़कर रोते हुए बेताबी से कहा, क्या कहा उसे? वो ठीक तो है ना? क्या वो बोल रहा था? युवाना की बात सुनकर देवांश जी ने जो कहा उसे सुन युवाना के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई हो। वहां खड़े सभी हैरानी रह गए। सिर्फ यामिनी और किरण को छोड़ दोनों के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं जा, वो मुझे छोड़। वो मेरा अंश है। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। युवाना ने रोते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। 1 साल बाद CH25 माय डियर वाइफ। अब आगे 1 साल बाद इंडिया जैसलमेर राजपूत महल में यामिनी सुकून से अकेली अपने कमरे में सो रही थी। तभी धीरे से उसके कमरे का दरवाजा खुला। एक काला साया अंदर धीरे से एंटर हुआ। वो साया युवाना का था। खुले बाल, आंखों के नीचे डार्क सर्कल, होठों पर सन की मुस्कान और नशे में धुत युवाना किसी पागल से कम नहीं लगी थी। युवाना धीरे धीरे बेड की तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो बड़े के पास जाकर खड़ी हुई और गर्दन टेढ़ी कर पुरसुकून होकर सो रही यामिनी को देखते हुए सनकी की तरह मुस्कुराने लगी। युवाना ने धीरे से तकिया उठाया और अचानक से यामिनी के चेहरे पर रख सीधे उसके ऊपर बैठ गई और तकिए पर अपना दबाव बनाने लगी। सांस न आने के कारण यामिनी की नींद झट से खुल गई। वो झटटाने लगी। युवाना ने सनकी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, तूने मुझसे मेरा अंश छिना ना, तो मैं तेरी सांसें छिनूंगी कमीनी यामिनी, तुम्हें आज मैं नहीं छोड़ूंगी। कहते हुए युवाना तकिए पर दबाव और बनाने लगी। यामिनी को सांसें नहीं लिया जा रहा था। धीरे धीरे उसकी स्ट्रगल की रफ्तार कम होती गई, जिसे देख युवाना जोर जोर से हंसने लगी। सबको खत्म कर दूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम सबने मुझसे मेरे प्यार को छिना ना, तो अब तुम सब मरोगे। युवाना ने सनकी की तरह गर्दन हिलाते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। युवाना इस वक्त बहुत खतरनाक लग रही थी। एक पागल सनकी जिसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। यामिनी अब मरने के कगार पर थी। तभी अचानक से किसी ने युवाना को धक्का दिया। युवाना बेड पर गिर गई। यामिनी, आप ठीक तो हैं? देवांश जी ने यामिनी के चेहरे पर से तकिया उठाते हुए कहा और उसे देखा। यामिनी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। वो खांस रही थी। युवाना गुस्से से सिर उठाकर देवांश जी को घूरा। यामिनी को पानी पिलाकर देवांश जी ने युवाना पर चिखते हुए कहा, पागल हो गई हो? ये क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम?
अगर आज मैं वक्त पर नहीं आता तो तुम तो आज जान से मार देती। इसे कहते कहते उन्होंने युवाना को मारने के लिए सीधे हाथ उठा लिया, लेकिन मजाल थी कि उनका हाथ युवाना के गाल को हुए। युवाना की खून जैसी लाल तिखी आंखें किसी को भी हराने के लिए काफी थी। शोर सुनकर सभी कमरे में इकट्ठा हो गए। अर्धव, रूही और किरण, जिसमें हाथ में एक 3-4 महीने का बच्चा था, सभी हैरानी से देख रहे थे। What happened, Dad? आप इतना गुस्सा क्यों हैं? और मॉम को क्या हुआ है? रही ने यामिनी के पास बैठ उसकी फिक्र करते हुए देवांश जी से पूछा। देवांश जी ने अभी जो हुआ उसे बताया। ये सब सुन युवाना को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि सभी हैरानी से उसे देखने लगे। युवाना, सूर्यवंशी, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, और आज उसकी भी हद पार हो गई। अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। सुबह होते ही तुम यहाँ से चली जाना, वरना तुम्हें देवांश राजपूत की वो साइड देखनी पड़ेगी जिसे तुम अनजान हो। देवांश जी ने युवाना पर उंगली पॉइंट करते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। उनकी बात सुनकर युवाना ने अपनी गर्दन में हाथ डाल उसे किसी सन की तरह हिलाया। वो अचानक से देवांश जी के करीब बढ़ी और शैतानों की तरह हंसते हुए कहा, देवांश राजपूत, भलो मत, मैं आज भी वही युवाना सूर्यवंशी हूँ जिसने तुम्हारी बेटी को कैद कर तुम्हारे बेटे से शादी की थी। भूलो मत कि तब मैंने सिर्फ उसे कैद किया था। अगर आज के बाद मेरे सामने अपनी आवाज बढ़ाई तो तुम्हारी बेटी के मैं अपने हाथों से टुकड़े कर दूंगी। और रही बात मेरी हद की, तो मेरे अंश को मुझसे छीनने वालों को मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। हर पल यामिनी और किरण को एक नजर देख। मेरे नाम का खौफ रहना चाहिए तुम सबके दिल और दिमाग मैं अगर जब तक शांत हूँ तो सिर्फ अपने दादा की कसम के कारण, वरना मेरे अंश की चिता के पास राजपूत खानदान के हर की शख्स चिता जल रही होती। कहते वक्त युवाना के चेहरे पर हद पार करने वाला गुस्सा था। उसकी सांसें तेज थी, वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही थी। तमीज से बात करो युवाना, में मेरे डैड है, समझी तुम? रूही ने युवाना पर गुस्सा करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर युवाना की आंखें छोटी हो गई। उसे रूही को जलती निगाहों से घूरा। युवाना, तुम चले मेरे साथ, युवाना का हाथ पकड़ कहा। जिसे देख युवाना ने उसका हाथ दूर इश्टक दिया और दांत पीसते हुए कहा, आइंदा से मेरी इजाजत के बगैर मुझे हाथ लगाया तो तुम्हारा हाथ काट कर तुम्हारे दूसरे हाथ में रख दूंगी, समझे? कहकर युवाना ने सभी को गुस्से से घूरा और जाने लगी। तभी कुछ सोचकर युवाना रुकी और यामिनी की तरफ एक नजर देख देवांश जी को देखते हुए कहा, मिस्टर राजपूत, इतना भी अंचा विश्वास मत रखिए किसी पर, वरना जिस दिन विश्वासघात हुआ तो आपको संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। कहकर युवाना तेज कदमों से चली गई। देवांश जी उसकी बात का इशारा समझ रहे थे, पर उन्हें यामिनी पर हद से ज्यादा विश्वास था। आखिर एक पति को अपनी बीवी पर विश्वास रहेगा ही। वो लड़की पागल हो गई है देवांश, बिना बात का झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया है। अगर हमारा अंश आज हमारे बीच नहीं रहा तो इसमें हमारी क्या गलती है? मेरा बच्चा, मेरा अंश, पामिनी ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा। यामिनी के झूठे आंसू देख किरण ने मन ही मन खुद से ही कहा, हाय मेरी जहरीली सासू माँ, आपको तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए। देवांश जी एक गहरी सांस लेकर वहां से चले गए। अर्धव ने एक नजर अपनी माँ को देखा और ना में सिर हिलाकर चला गया। उसके पीछे पीछे किरण भी चली गई। मॉम, आप उस पागल लड़की से दूर ही रहा करे और सोते वक्त अपना कमरा अंदर से ठीक से बंद करा करे, रूही ने यामिनी से कहा। जिसे सुनकर यामिनी ने रोते हुए उसके गोद में सिर रख दिया। रूही यामिनी के सिर को सहलाने लगी और यामिनी जहरीली मुस्कान के साथ कुछ और ही सोच रही थी। चही कमरे में युवाना शावर के नीचे खड़ी थी। उसके कपड़े उसके बदन से चिपक गए थे। युवाना की आंखें लाल थी। वो जोर जोर से रोना चाहती थी, लेकिन जिद्दी अपना एक भी आंसू बाहर नहीं निकलने दे रही थी। 1 सालों में खुद को पूरी तरह से बदल लिया युवाना ने। वो ड्रिंक करने लगी, स्मोक करने लगी थी, हर वक्त नशे में धुत रहती थी। वो अपने अंश को भूलना चाहती थी, लेकिन शायद सच्ची और पहली मोहब्बत कभी भूली नहीं जाती। मुझे अकेला छोड़कर तुम तो ऐसे चले गए जैसे हम एक दूसरे के लिए अनजान ही थे। तुम बहुत खुदर्ज निकले, अंश, युवाना ने शून्य में देखते हुए कहा। यूनाइटेड किंगडम
एक नौजवान शख्स किंग साइज चेयर पर टैस्किडो सूट बूट पहनकर बैठा था। बाल जेल से परफेक्टली सेट किए हुए थे। वो शख्स बहुत ही ज्यादा हैंडसम स्मार्ट लग रहा था। उसके हाथ में टेम था जिस पर 2 दिन पुरानी न्यूज चल रही थी। एंटरटेनमेंट की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की खबर है सूर्यवंशी होल्डिंग्स की सीईओ पुवाना सूर्यवंशी जो दिखी अपने बॉयफ्रेंड अर्धव राजपूत के साथ नाइट में। उन्हें इतनी पी रखी थी कि उसने ठीक से चला भी जा रहा था। मिस्टर राजपूत ने खुद उन्हें सहारा देकर कार में बिठाया। एक एंकर ने कहा, मिस्टर अर्धव राजपूत, क्या आप अपने और मिस सूर्यवंशी के रिलेशनशिप के बारे में कुछ बात सकते? आप लोग पिछले 1 साल से साथ हैं, क्या आप रिलेशनशिप में हैं? आप लोग क्या शादी करने वाले हैं? एक रिपोर्टर ने अर्थव से पूछा। वेल, फिलहाल तो हम सिर्फ दोस्त हैं। इन फ्यूचर शायद फाइल पार्टनर भी बन जाए। अर्थव ने मुस्कुराते हुए कहा। बमे अर्थव की मुस्कान और उसकी बात सुनकर उस नौजवान शख्स की गुस्से से मुट्ठी कस गई और जबड़े भी माथे की नसें चाटकारने लगी। उस नौजवान शख्स ने गुस्से में हाथ में पकड़ा बस जोर से दीवार पर दे मारा। नो नो नो, वो सिर्फ मेरी हैं, कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। वो सिर्फ मेरी हैं, उस नौजवान शख्स ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। बस अब और नहीं। बहुत रह लिया तुमसे दूर और बहुत कर ली तुम सब ने अपनी मनमानी। अब सही वक्त आ गया है तुम सबके सामने आकर बदला लेने का मेरे साथ। जिसने जो किया है उसका सबका हिसाब होगा। अब वो नौजवान ने शख्स नफरत से कहा। तभी उस शख्स की नज़र टेबल पर रखी तस्वीर पर गई। उस तस्वीर को अपने हाथ में लेकर घूरते हुए कहा, और तुम माय डियर वाइफ, तुम्हें तो ऐसी सजा दूंगा मैं कि तुम जिंदगी में अभी किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करोगी। उसने जलती निगाहों से तस्वीर में उस खूबसूरत लड़की को पूरा वो लड़की युवाना सूर्यवंशी थी। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। कैसी लगी आपको लेडी बॉस की मासूम मोहब्बत की ये कहानी? क्या आपको लगा कि उनकी मोहब्बत और गहरी होगी या फिर कोई नया मोड़ आने वाला है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट और इमोशंस के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और बने रहिए हमारे साथ।